सहिष्णुता और सांप्रदायिकता एक दूसरे से संबंधित हैं। एक के बढ़ने से दूसरा घट जाता है। सहिष्णुता को समाज में कैसे व्यापक स्तर पर फैलाया जा सकता है? सामान्य बात है। सहिष्णुता बढ़ेगी तो सांप्रदायिकता घटेगी, सांप्रदायिकता बढ़ेगी तो सहिष्णुता कम होगी। सिंपल सी बात है ये तो, है ना। इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं ना। और सहिष्णुता को समाज में कैसे फैलाया जा सकता है, मैंने आपको बताया था। एटीट्यूड है बेसिकली। सहिष्णुता किसी व्यक्ति का एटीट्यूड है, और एटीट्यूड सिखाने या बदलने के जितने भी तरीके हैं, क्या क्या होते हैं, इन्फोर्स्ड कॉन्टेक्ट हो गया, परसुएशन हो गया, वही जो 5-6 तरीके हैं वही सब है ना। रोल प्लेइंग हो गया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया, कुछ सूचनाएं इस तरह की। तो उन सबका जिक्र करके बताइए कि ये सब चीजें, जैसे आपके टेस्ट में क्वेश्चन था ना कि आपका एक दोस्त है जो इस तरह का है, कैसे बदलेंगे, वही जो फॉर्मेट है इसका उत्तर वही हो जाएगा। चलो, संवेदनशील का क्या अर्थ होता है? ये विद्यालय संवेदनशील है। इस वाक्य में संवेदनशील का क्या अर्थ है? संवेदनशील का मतलब होता है सेंसिटिव, और सेंसिटिव का मतलब होता है दूसरों के दुखों को महसूस करने की क्षमता। एम्पैथी होती है दूसरों की मन स्थितियों को समझने की क्षमता, जिसमें दुख सुख दोनों हो सकते हैं। पर सेंसिटिविटी का मतलब प्रायः किसी व्यक्ति की पीड़ाओं को समझने की क्षमता से होता है। तो आप कह सकते हैं कि सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता एम्पैथी या सहानुभूति का एक पक्ष है। इसमें थोड़ा सा इमोशनल एस्पेक्ट जरूर होता है। तो इमोटिव एम्पैथी अगर किसी के दुखों के प्रति हो तो आप कह सकते हैं कि वो सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता है। ठीक है। लालच बड़ा है या लालसा बड़ी है? लालसा में डिग्री ज्यादा है, लालच में डिग्री कम है। तो लालसा है लस्ट, और लालच को आप कह सकते हैं कुछ डिजायर से थोड़ा सा ज्यादा, ग्रीड कह लीजिए, ठीक बात है ना। ग्रीड और लस्ट में ज्यादा डिग्री किसमें? लस्ट में। लस्ट में थोड़ा सा उन्माद का भाव आता है, थोड़ा पागलपन का भाव आता है, ये बात सही है। अनुकरण की संस्कृति दुनिया की अधिकांश समाजों को मिली है, किंतु चर्चा की संस्कृति कुछ ही समाजों को मिली है, और आश्चर्य नहीं कि दुनिया में कुछ ही संस्कृति विकसित हुए हैं। इसका क्या तात्पर्य है, एक बार समझा दीजिए। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के अधिकांश समाजों में एक व्यक्ति बोलता है, सब उसको फॉलो करते हैं। जैसे किम जोंग उन, उसने बोल दिया, उसके बाद कोई सवाल पूछेगा, बोले कि हाँ ठीक है। राजा बोला रात है, सब बोले रात है। और सूरज की रोशनी में बैठ के राजा की बुसी में रात है, सारी जनता बोले रात है। संविधान का पुनर्लेखन हुआ कि आज से रात कहा जाएगा, क्योंकि राजा ने कहा है। चर्चा नहीं कर सकते। अगर आपने एक सवाल कह दिया, एक बात कह दी, तो उसके बाद मरना तय है। जिन समाजों में चर्चा करने की छूट नहीं है, विमर्श की छूट नहीं है, उन समाजों में बौद्धिक, नैतिक, नवाचार संबंधी विकास हो नहीं सकता। और जिस समाज में विकास इस तरह का नहीं होगा, वो समाज पीछे रह जाएगा। इसलिए ये शख्स कह रहे हैं, मैं इनका नाम अभी भी याद नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे लगा आपने ढूंढ दिया हुआ। नहीं ढूंढा आप लोगों ने? कौन? ऐसे मत बोल देना कुछ, मुझे पता है, मैं नाम पहचान लूंगा, है ना। एच लस्की नहीं तो लास्की होता है वो, लेकिन ये वो नहीं है। यस यस यस, मिल गया। उस व्यक्ति का नाम वाल्टर बेजहार्ट। हाँ, ये नाम नोट कर लीजिए। ये इनका कथन है, वाल्टर बेजहार्ट का कथन है कि संसार के अधिकांश समाज अनुकरण की संस्कृति पर टिके हुए हैं, कुछ ही समाजों को चर्चा की संस्कृति का वरदान मिला है, और आश्चर्य नहीं कि कुछ ही समाज दुनिया में सफल हुए हैं। ठीक है। अब नाम उसके पड़ोस में लिख लो, वाल्टर बेजहार्ट। करुणा और दया को किसी एक उदाहरण से समझा दीजिए। क्या करुणा और दया एक साथ किसी एक व्यक्ति के प्रति आ सकती है? देखो, करुणा एक जनरल भाव है जो जब किसी व्यक्ति विशेष के बारे में आता है तो वो दया के रूप में सामने आता है। बेसिक बात इतनी सी है। कुछ व्यक्ति हैं जिनके अंदर करुणा है ही नहीं, उनको किसी खास सिचुएशन में भी दया महसूस नहीं होगी। जिसके मन में करुणा का भाव होगा, संभावना है कि किसी वंचित या पीड़ित व्यक्ति को देखेंगे तो उस समय उनके मन में तुरंत उसके प्रति जो भाव पैदा होगा वो दया का होगा। करुणा ही एक सेंस में दया बनकर आती है किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में, और करुणा एक अमूर्त स्थिति है जो सामान्यतः आपके मन में बैठी हुई है, वैसे व्यक्त नहीं होती। एक एग्जाम्पल में दोनों कैसे बताऊं, मतलब एक सामान्य है, एक विशेष है। तो सामान्य भाव जो दुनिया के हर वंचित के प्रति आपके मन में रहता है वो करुणा है, और अचानक किसी एक व्यक्ति को देखा पीड़ित, उस समय अचानक जिस भाव का उद्रेक हुआ उसका नाम दया है। तो करुणा इन स्पेसिफिक कंडीशंस बिकम्स दया या पिटी, ऐसा कहना ठीक रहेगा। क्या किसी वस्तु या विचार के प्रति नकारात्मक या सकारात्मक भाव अभिवृत्ति व्यक्ति के मूल्य के अनुसार निर्धारित होती है? हाँ, ठीक बात। हमारे मूल्य हमारी अभिवृत्तियों को काफी हद तक निर्धारित करते हैं, हमने पढ़ा था उस समय। सामान्य तौर पर व्यक्ति द्वारा किए गए कृत्य ही अभिवृत्ति होती है। ठीक बात है। अभिवृत्तियां सामान्यतः हमारे एक्ट्स में व्यक्त होती हैं। मैंने कहा था ना कि नॉर्मल कंडीशंस में हम वही एक्ट करेंगे जो हमारी अभिवृत्तियों से सुसंगत होगा। यदि हमारा एक्ट अभिवृत्तियों से अलग है तो इसके पीछे या तो कारण होगा कि कुछ अभिवृत्ति कमजोर हो गई है, या परिस्थितियों का दबाव है, लालच है, भय है, कुछ ऐसा है। और रेयर केसेस में आदत हो सकती है कि एक आदत सी बन गई है कि आप एक काम खास तरीके से करते हैं, जबकि आपकी अभिवृत्ति वैसी है नहीं। सरल भाषा में कई लोग झूठ बोलते हैं आदतन, किसी फायदे के लिए नहीं, किसी डर से नहीं, आदत है झूठ बोलने की। एक वो स्थिति आ सकती है जहां पर अभिवृत्ति और व्यवहार का अंतराल है केवल आदत की वजह से। आप हमेशा बाप बेटे के रिश्ते पर तल्ख बयानबाजी के नाजायज फायदा उठाते हैं। आपको इमाम हुसैन और उनके बेटे जनाब अली अकबर के रिश्ते को लेकर कोई खबर नहीं है, सच में नहीं है खबर मुझे। बाप बेटे के रिश्ते के लिए दोनों लोगों का यह रिश्ता नजीर है। जितनी बार आप बाप बेटे के रिश्ते को गलत व्याख्या देकर अपनी बात कहते हैं, उतनी बार मेरे दिल पर तीर लगता है। क्या दिल में तीर घुस गया? वाह। एक बार इमाम हुसैन और अकबर की दास्तान तारीख से पढ़ लें। तारीख का ढूंढूंगा, आप दे देना मुझे, मैं पढ़ लूंगा, है ना। ये प्रिंट आउट दे देना।
लगभग दुनिया का हर बाप अपने बेटे को उतना ही प्यार करता है जितना माँ अपनी औलाद को। आप अपवाद हो सकते हैं। इथिक्स पढ़ाते हुए ना, मनोविज्ञान पढ़ाते हुए आपको बहुत क्रूर सच बोलने पड़ते हैं। और मनोविज्ञान का सच यही है कि बाप कुछ भी कर ले वो बाप ही रहता है, वो माँ हो नहीं सकता। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आप इसके लिए ना काम कीजिए, अगर आपको शौक हो। एक बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, उनकी एक थीसिस पढ़िए, उनका नाम है नैन्सी कोडोरो। इनका नाम बस नोट कर लीजिए, जीवन में जब मौका मिल जाए एक बार इनको पढ़िएगा, नैन्सी कोडोरो को, ठीक है। और अच्छा, मैं धार्मिक पुस्तक की कहानी और एक मनोविज्ञान की रिसर्च के बीच में हमेशा मनोविज्ञान की रिसर्च को प्राथमिक मानूंगा। मुझे धार्मिक पुस्तकों में, चाहे वो इमाम हुसैन के बारे में हो, चाहे भगवान कृष्ण के बारे में, मुझे इसमें रत्ती भर रुचि नहीं है। क्योंकि वो जो कहानियां होती है उसमें इतना नमक मिर्च मसाला लगा होता है कई पीढ़ियों का, कि उसमें झूठ ज्यादा होता है, सच बहुत कम होता है। इसलिए मुझे श्रवण कुमार की कहानी पढ़ के ना ऐसा लगता है कि इसमें नमक मिर्च ज्यादा है। इतना मुझे नहीं समझ में आता कि एक आदमी एक तराजू जैसे उसमें पेरेंट्स को बिठा के लेके, मतलब मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। कुछ रहा होगा लेकिन उसमें फिर कई पीढ़ियों के नमक मिर्च लगा होगा, मसाले लगे होंगे, बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई होगी। तो धार्मिक ग्रंथों की कहानियों को लेकर मेरा मत ये है कि उनमें या तो सच है नहीं, और सच है तो बहुत बेसिक है, उसके ऊपर की परतें बहुत ज्यादा हैं। उनकी तुलना में मैं हमेशा प्राथमिकता दूंगा मनोवैज्ञानिकों को जिन्होंने इस पर रिसर्च की। और नैन्सी कोडोरो सिगमंड फ्रॉइड की स्टूडेंट थी, और सिगमंड फ्रॉइड को ही इसने खारिज किया माँ और पिता के संबंधों के बारे में व्याख्या करके। हाँ, तो अब एक और भैया को देखिए क्या लिख दिया है। अब ये राम की निष्पक्षता पे सवाल उठा रहे हैं। निष्पक्षता सिविल सेवक की पूछी थी और मामला चला गया वहां। वाल्मीकि रामायण के पात्र राम द्वारा सीता की अग्नि परीक्षा लेना निष्पक्षता है या निष्पक्ष दिखने का प्रयास? प्रयास है ज्यादा दिखने का, क्योंकि धोबी ने कहा कि ऐसे ऐसे हमें भी तो ये संदेह हो सकता है, तो राम ने कहा चलो भी टेस्ट दे दो, कोई बात नहीं, है ना। वहीं पर दूसरी घटना, जब राम ने सीता का परित्याग लोक अपवाद के कारण कर दिया, क्या वहां भी राम निष्पक्ष से निष्पक्ष होने का अभिनय कर रहे थे? अभिनय नहीं, देखो राजा होने में और सामान्य व्यक्ति होने में अंतर है। राजा की पर्सनल लाइफ उतनी पर्सनल नहीं होती है। राजा को, सिविल सेवक को अपनी पर्सनल लाइफ में, जो पर्सनल लाइफ किसी सेंस में पब्लिक लाइफ से जुड़ती है, इसे ध्यान रखिएगा। आप जो सेलिब्रिटी हैं या शासक है या प्रशासक हैं, आपको पर्सनल लाइफ का उतना स्कोप नहीं मिलेगा जितना स्कोप सामान्य व्यक्ति को मिलता है। इसलिए आपको अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी कसौटियां लेके चलना पड़ेगा जो कसौटियां बाकी समाज से अपेक्षित नहीं होंगी। इसलिए राम राजा होने के समय जब ऐसा कर रहे थे, अगर राम राजा न होते तो मेरे ख्याल से किसी के कहने पर सीता को ना भेजते। राजा थे और उनका कंसेप्ट जो था उस समय, उस कंसेप्ट के तहत राजा की जो जिम्मेदारियां थी उसमें उनको लगता था कि ऐसी स्थिति में मुझे अलग हो जाना चाहिए, तो उन्होंने ऐसा किया। मेरे ख्याल से अभिनय से ज्यादा नजीर पेश करने का मामला था। ये नजीर पेश करना कि एक राजा भी सामाजिक नैतिकता के नियम मानने को बाध्य है, ये नियम केवल समाज पर लागू नहीं होते, राजा पर भी लागू होते हैं। मेरे ख्याल से नजीर का मामला होगा। अभिनय वाला शब्द थोड़ा सा इसमें कटु है, उससे हम थोड़ा सा बच सकते हैं। यदि यह एक ढोंग मात्र था तो किसी अभिनेता तुल्य ढोंगी को समाज के लिए आदर्श का प्रतिमान कैसे बनाया जा सकता है? अपनी अपनी राय है। मेरा मानना यह है कि जिस तरह से आज हम राम पर सवाल खड़े कर सकते हैं, उस तरह से आज से 500 साल बाद हम पर भी उतने सवाल खड़े होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने समय की सामाजिकता से बंधा होता है। तो आज हम एनिमल इथिक्स के बारे में नहीं सोचते हैं। आज से 500,000 साल बाद लोग कहेंगे कि 21वीं सदी की शुरुआत में मुखर्जी नगर और नेहरू विहार के लोग जानवरों की हत्या को नैतिक मानते थे, मच्छरों को ताली बजा के मारते थे, इतने दरिंदे और क्रूर और वहशी किस्म के लोग थे, इन्हें कभी मच्छरों पर दया नहीं आई। इनमें और जंगल के उन आदिवासियों में जो नर बलि करते हैं उनमें खास अंतर नहीं था। यह आज से 500 साल बाद का इतिहास हमारे बारे में है जो आप झेल नहीं पा रहे होंगे। ऐसे राम को यह नहीं पता था कि जब आप इतिहास की कलम पकड़ के बैठेंगे तो कैसा इतिहास लिखेंगे। तो जिस दौर के बारे में लिखते हैं उस दौर की सामाजिक समझ क्या थी, और कोई नायक उस सामाजिक समझ से कितना प्रोग्रेसिव था, ये तुलना का सही परिदृश्य होता है। आज के मूल्य आपको बैठे बैठे मिल गए, आप उस औजार को लेकर किसी के पीछे पड़ गए प्राचीन काल में, तो ऐसे थोड़ा होगा भाई, फिर तो आपके पीछे भी लोग पड़ेंगे ही। और अपने पेरेंट्स से देखो तो आपसे कितना अंतर है। आपके सारे मूल्य आपके पेरेंट्स कहाँ झेल पाते हैं, लेकिन आप उनका क्रूर मूल्यांकन जैसे राम का आप कर रहे हैं वैसा मूल्यांकन अपने पेरेंट्स नहीं करेंगे, क्योंकि इमोशन बीच में आ जाएगा। जहाँ इमोशन नहीं होगा वहाँ क्रूर मूल्यांकन करेंगे। तो मैंने कहा ना कि दूसरों के बारे में जज बनने की जल्दबाजी बहुत जल्दी होती है और अपने बारे में वकील बनने की। चलिए अब मैं अंतिम एक केस पढ़ के शुरू करते हैं। केस स्टडी है कुछ। एक व्यक्ति कुछ दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर चाय पीता है, वह सभी की तरफ चाय का भुगतान कर चुका है। अचानक उसका एक और दोस्त चाय पीने आता है, लेकिन इस बार वह भुगतान नहीं करता, लेकिन दोस्त के पूछे जाने पर कहता है भुगतान मैंने कर दिया। कुछ दिनों के अंतराल के बाद, सत्यनिष्ठा व ईमानदारी के मध्य अंतराल जाने के बाद, वह व्यक्ति इसी क्लास में बैठे बैठे उस चाय का भुगतान चाय वाले के पेटीएम अकाउंट में कर देता है। मुझे नहीं पता यह सत्यनिष्ठा है ईमानदारी, लेकिन किसी विषय विशेष के अध्ययन से उस विषय की विशेषताओं को उसने अपने अंदर आत्मसात करना सीख लिया। इसी परिवर्तन में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए आपका आभार। अरे यार, अंत में आभार निकला। मुझे लगा कोई केस स्टडी होगी। आप में से किसी बच्चे ने ऐसा किया होगा, चाय वाले का भुगतान पेटीएम से कर दिया होगा। वही वाक्य सुन के कि इंटीग्रिटी वो ईमानदारी है जो उस समय भी बनी रहती है जब ये पक्का पता हो कि कोई देख नहीं रहा है। तो ऐसा होता है कि 4 लोग चाय पीने गए, 5वां आ गया, चाय वाला नहीं देख पाया, आपने 5 ने चाय पी ली, 4 का भुगतान की भाग लिया वहां से। ये तो होता ही है। लेकिन मजा तब है जब वो 4 के पैसे ले और आप कहे कि नहीं हम 5 थे, कहने भी आप 4 नहीं एक और था, आप देख नहीं पाए, चला गया है, 5 के पैसे काटो। इसमें जो सुख है ना, वो सुख अलग किस्म का है। चलिए, ये नैन्सी कोडोरो को पढ़िएगा, कभी डिस्कशन होगी तो मैं बताऊंगा इनका थीसिस क्या था। हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट में? इम्पार्शियलिटी न्यूट्रलिटी हो गया था, है ना, मतलब वो लगभग हो गया था। मैं जब तक ये लिख रहा हूं तब तक 2 वाक्य बोल देता हूं आपके सामने। केवल समाजशास्त्र के लोग ये मानते हैं कि पिता जो होता है वो परिवार का एक गैर अनिवार्य व्यक्ति है, और मां जो है वो परिवार की अनिवार्य सदस्य है। और ऐसा क्यों कहते हैं, अगर इसको थोड़ा सा गौर करेंगे
ह्यूमन स्पीशीज के अलावा लगभग किसी भी स्पीशीज में फैमिली में फादर नहीं होता है। वहां केवल बायोलॉजिकल फादर होता है, सोशल फादर नहीं होता है किसी भी स्पीशीज में। एक कबूतर का थोड़ा सा दिखता है कि जब कबूतरी प्रेग्नेंट होती है, कबूतर बड़ी हेल्प करता है उसकी, और दोनों का बड़ा अच्छा संवाद रहता है उस समय। बाकी जितनी स्पीशीज आसपास, घोड़ा हो, कुत्ता हो, गधा हो, कोई स्पीशीज देख लीजिए, बच्चे और उनकी माँ, बाप कभी नजर नहीं आएगा आपको। कभी देखा आपने कि कोई कुत्ता, उसकी पत्नी और बच्चे साथ साथ जा रहे हो, फैमिली आउटिंग, फैमिली टाइम, फैमिली रिक्रिएशन टाइम टाइप का कुछ समझ में आ रहा हो? नजर नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं कि पिता का परिवार का सदस्य होना प्राकृतिक नहीं, ऐतिहासिक बात है, और माता का परिवार का हिस्सा होना प्राकृतिक मसला है। क्योंकि माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उस समय उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस से इमोशंस भी पैदा होते हैं और पोषण के तत्व भी पैदा होते हैं उसकी बॉडी में। पिता के शरीर में ऐसा कोई अंतर नहीं आता है। इसलिए दुनिया भर के पिता बुरे नहीं है, वो नेचुरली उतने इंक्लाइंड और इमोशनल नहीं हो सकते, क्योंकि उनको ऐसा बनाया ही नहीं गया है। मैं जब पिता की बात करता हूँ तो मेरा भाव ये नहीं था कि पिता गंदे होते हैं, मैं तो खुद एक पिता हूं भाई, मैं तो अपने ऊपर भी अप्लाई कर रहा हूं उस बात को। कोई पिता चाह कर भी ठीक वैसा इमोशनल नहीं हो पाएगा जैसे उसकी माँ होती है, और यदि है तो जो सोशलाइजेशन वाला पार्ट है वो इतना हावी उसके ऊपर हो गया कि उसके नेचुरल इंस्टिंक्ट्स उसकी तुलना में कमजोर हो गई हैं, ऐसा मसला होगा। पर मैं भी एक ऐसे घर में पैदा हुआ हूं जहां पिता ने बहुत ध्यान दिया बच्चों पर, बहुत केयर की है, मैं भी उसी परिवार से निकला हूं। इसके बावजूद इसकी व्याख्या मैं यही करूंगा कि मूल्यों का समाजीकरण का असर बहुत ज्यादा होने से पुरुष अपने इंस्टिंक्ट्स को काफी हद तक कंट्रोल करके परिवार का हिस्सा बन जाता है। माँ को परिवार का हिस्सा बनना नहीं पड़ता, माँ से परिवार होता है और पिता परिवार में होता है, और ये अंतर ह्यूमन बीइंग के अलावा स्पीशीज में। और जिस परिवार में आर्थिक संकट गहरा हो वहां ह्यूमन स्पीशीज में भी ऐसा दिखेगा आपको। झुग्गी झोंपड़ियों में गरीब पाएंगे कि परिवार में पिता की उपस्थिति प्रायः एक रूप में होती है। शाम को शराब पी के आएगा, सबको मारेगा, फिर सब उसको मारेंगे, माँ और बच्चे एक हो जाएंगे, ये आपको ये दृश्य खुद दिखेगा आपको। इसलिए समाजशास्त्र जो लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो धार्मिक कथाएं नहीं लिख रहे हैं, और धार्मिक कथाओं से साबित मत कीजिए कुछ भी। साबित करना हो तो रिसर्च लाइए, ठोस प्रमाण लाइए, है ना। इससे लगता है कि आपने अध्ययन ठीक से किया। चलो, न्यूट्रलिटी इम्पार्शियलिटी का कोई खास अंतर नहीं है। न्यूट्रलिटी एक सामान्य स्थिति है, और इम्पार्शियलिटी जब उसको विशेष स्थिति में हम ले आते हैं उसको बोलते हैं इम्पार्शियलिटी। मैंने कहा था कि इसका संबंध एक खास मूल्य से है, एक खास कंसेप्ट से। उस कंसेप्ट का नाम क्या हमने डिस्कस किया था? नेचुरल जस्टिस की बात हुई थी, उससे कुछ पॉइंट्स लिखे थे। हाँ, तो वो शुरू करते हैं। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने वैसे खूब व्याख्या की है। प्राकृतिक न्याय जो चीज है ये दुनिया भर के अच्छे जुडिशियल सिस्टम्स में मानी जाती है, और ऐसा माना जाता है कि अगर आप इम्पार्शियल होना चाहें तो भी, न्यूट्रल होना चाहें तो भी, आपको नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का समर्थन करना चाहिए। और नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत क्या क्या है हमारे संविधान में, अगर इसकी व्याख्या करेंगे तो आर्टिकल 14 के बेस पर सुप्रीम कोर्ट ने इन सिद्धांतों को मान्यता दी है कि हम इससे उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 14 में लिखा नहीं हुआ है, लेकिन अनुच्छेद 14 की व्याख्याओं में यह बात आई है कि नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत भी संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, उनसे हम किसी को छीन नहीं सकते हैं। आपने एक केस सुना होगा, आर्टिकल 21 के बेस पे केस हुआ था, मेनका गांधी मामला कहते हैं उसको, है ना। मेनका गांधी मामला बहुत महत्वपूर्ण मामला था, और मेनका गांधी मामले में कुछ चीजें स्पष्ट हुई थी, जैसे जो स्वतंत्रता का अधिकार है, पर्सनल फ्रीडम का अधिकार है, उसकी लिमिट्स क्या क्या है, कहाँ तक है, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो सब चीजें वहां पर स्पष्ट हुई थी। लेकिन उस केस में एक बहुत रोचक बात यह भी आई थी कि उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पासपोर्ट एक्ट के तहत मेनका गांधी का जो पासपोर्ट छीना गया है किंतु उनको सुनवाई का मौका नहीं दिया है, ये इलीगल है। उसके बाद पासपोर्ट ऑफिसर ने उनको सुनवाई का मौका दिया, सुनवाई का मौका देने के बाद वही फैसला फिर से कर दिया जो पहले किया था, और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि सुनवाई का अधिकार दे दिया है, उसके बाद जो फैसला किया है पासपोर्ट अधिकारी की अपनी जुरिसडिक्शन का मामला है, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। इन सुनवाई का मौका नहीं दिया, ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, वो देना होगा। और वहीं से मेनका गांधी के मामले से कहते हैं कि ये कंसेप्ट डेवलप हो गया कि नेचुरल जस्टिस जरूरी है। तो किसी भी मामले में जिसमें आप जज बन रहे हो, जिन बातों का ध्यान रखना है उसको बोलते हैं नेचुरल जस्टिस। उसके क्या क्या मूल्य हैं? पहली बात है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। दोनों पक्षों को सुनवाई का या अपने रिप्रेजेंटेशन का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। पर्याप्त शब्द पे गौर करना है, ये नहीं कि एक से सुन लिया 1 घंटा, दूसरे बोले 10 सेकंड है, बोल जल्दी से, ये मत कहना कि मौका नहीं मिला था, बोल 10 सेकंड में। उससे बोलने शुरू, जी मेरा नाम क ख ग है, मैं इस गांव से आता हूं, हो गया, चलो सुनवाई का अवसर हो गया। इसलिए सुनवाई का पर्याप्त अवसर, वो अपनी बात ठीक से कह सके, उसके बाद जजमेंट हो, ये चीज है। फिर जो जज है, जज निष्पक्ष हो, इसका फैसला कैसे होगा? जो न्यायाधीश है, न्यायाधीश दोनों पक्षों से असंबद्ध होना चाहिए, दोनों पक्षों से असंबद्ध। इसका मतलब है कि किसी पक्ष के प्रति प्रेम या नफरत पहले से उसके मन में ना हो, पूर्वाग्रह ना हो, दूसरा कोई संबंध ना हो। मतलब दोनों पक्षों में से अगर एक पक्ष रक्त संबंधी है या दोस्त है तो संबंध में कोई ब्लड रिलेशन भी हो सकता है, फ्रेंडशिप भी हो सकती है, कोई भी ऐसा संबंध अगर ऐसा है तो मामला गड़बड़ है। तीसरी बात है किसी पक्ष के साथ, इसी को तीसरा पक्ष लें, किसी पक्ष के साथ जज का कोई हित मैच ना करता हो, मतलब इंटरेस्ट कॉमन ना हो। जैसे मान लीजिए रेजिडेंशियल सोसाइटी है, वो सोसाइटी लीगल है या इलीगल है, फ्लैट्स बने हुए हैं, इस पर केस हो गया, जिस जज की अदालत में केस आया उस जज का अपना एक फ्लैट उस सोसाइटी में ही है। अगर उसने कह दिया कि सोसाइटी इलीगल बनी हुई है तो उसके फ्लैट की कीमत खत्म हो गई, तो उसका हित है, दोस्ती नहीं है, उसका हित फंसा हुआ है कि इसका फैसला मुझ पर भी तो असर डालेगा।
इसलिए अगर किसी जज का हित अहित कुछ भी जुड़ा हुआ है, संबंध जुड़ा है, पूर्वाग्रह जुड़ा, तो वो न्याय नहीं कर पाएगा। नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत ये है। एक तीसरी बात है कि जो फैसला आप करेंगे, निर्णय हमेशा और हमेशा वस्तुनिष्ठ आधारों पर होना चाहिए। निर्णय वस्तुनिष्ठ आधारों पर हो, और वो वस्तुनिष्ठ आधार भी ना स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए, मन में नहीं चलेंगे। वस्तुनिष्ठ आधार स्पष्ट हो निर्णय में। आपने कभी सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने 3400 पेज का निर्णय दिया, 1200 पेज का निर्णय दिया? कभी कभी क्या होता है कि निर्णय उठाने के ट्रक मंगवाना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, 4 जजेस ने निर्णय दिया है, चारों का 1,500 पेज का है, 6000 पेज का निर्णय। कुली आते हैं, कुली ट्रक से आता है निर्णय की, जज साहब कार से पीछे ट्रक आ रहा है निर्णय लेके उनका। 4100 पेज का, अरे बाप रे बाप, लोग आ देते हैं इसको 4100 पेज का निर्णय। कई जज इस चक्कर में और लंबा कर देते हैं कि थोड़ा रिकॉर्ड बन जाए मेरे नाम से कि 4100 तो 4400 पेज का मेरा निर्णय आया है। उनके पेज भी लंबे वाले होते हैं, लीगल पेज, लेकिन उसमें टाइपिंग बड़े मोटे फॉन्ट में होती है, गैप बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो जजेस की उम्र जो होती है ना, उससे छोटा दिखता भी नहीं, फिर इससे बड़ा रखते हैं, गैप ज्यादा रखते हैं। 4100 पेज के निर्णय में क्या होता है? इस निर्णय में जो अंतिम आदेश होता है, जिसको सिविल मामले में डिक्री कहते हैं, डिग्री नहीं डिक्री है ना, सिविल मामले में अंतिम आदेश जो है उसको डिक्री कहते हैं। और कभी कभी ऑर्डर शब्द भी आ जाता है, तो डिक्री हो या ऑर्डर हो, आमतौर पर यह होता है मुश्किल से आधे पेज का या 1 पेज का बस। और बाकी जो है 4099 पेज, वो उस निर्णय तक पहुंचने की प्रक्रिया के बारे में होते हैं कि यहां तक हम कैसे पहुंचे, सारे तथ्य, जितने सबूत रखे गए उन सबकी व्याख्या, इस सबूत से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या नहीं निकाल सकते हैं, इस सबूत और इस सबूत में कॉन्ट्रडिक्शंस हो गए हैं तो हमें सबूत को वैलिड नहीं मानेंगे, इस गवाह ने क्या कहा, किंतु उस गवाह की परिस्थितियां बता रही हैं कि उस गवाह को बहुत विश्वसनीय नहीं माना जा सकता, ये सब चीजें। और जब उसकी रिव्यू पिटीशन लगती है, अपील होती है, तो अपील आमतौर पर केवल इसके बारे में नहीं होती है, अपील होती है उसके पीछे के बेसिस पर। और इसे नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है कि किसी भी निर्णय में निर्णय के आधार स्पष्ट रूप से आने चाहिए ताकि हम उसको इवेल्युएट कर सकें और रिव्यू कर सकें। अंतिम बात, कुछ लोग मानते हैं कि नेचुरल जस्टिस में सिद्धांत होना चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। वो ये है, न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। न्याय होना भी चाहिए और होता हुआ दिखना भी चाहिए। अच्छा, दिखना भी चाहिए कि कई मतलब लोग ऊट-पटांग निकाल लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे भी पाकिस्तान के सुप्रीम हाई कोर्ट ने भी न्याय किया, बड़ा शानदार न्याय किया, जिसमें न्याय हो तो नहीं रहा पर होता हुआ दिख ज्यादा रहा है कि अगर परवेज मुशर्रफ मर भी जाए तो भी उसकी डेड बॉडी को चौराहे पर सबके सामने 3 दिनों तक फांसी पे टांगेंगे। यही किसी देश का चरित्र होता है जो बीच बीच में उछल उछल के सामने आता है। एक मरे आदमी को 72 घंटे तक फांसी पे टांगेंगे, वो भी सरेआम चौराहे पर। हमारे देश में कसाब की फांसी हुई तो चुपचाप हुई, किसी को पता नहीं चला, एक भी व्यक्ति देख नहीं पाया पब्लिक में से, केवल वो जो 3-4 लोग होते हैं जरूरी, उनके अलावा। तो ये फांसी देनी है न्याय के लिए, शौक के लिए नहीं। और हम कबीलाई समाज से बाहर निकल गए हैं, इसी का प्रमाण है कि हमें फांसी देखने का शौक नहीं है, दिखाने का शौक नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि न्याय दिखना चाहिए केंद्र में आ जाता है। यहाँ इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ इसका मतलब ये कि जैसे मान लीजिए पीड़ित पक्ष है, तो जैसे अभी हुआ ना कि शबरीमाला, तो चलो अभी उसमें तो न्याय हो ही नहीं रहा है, दिखेगा तो क्या, लेकिन जैसे अभी ये कौन था सिंगर, क्या नाम था इसका, जो भी कुलदीप सेंगर। अब इस मामले में क्या हुआ, ये मामला ऐसा है कि एक लड़की की कमजोर स्थिति का मामला है जिससे देश नाराज है। और ऐसे मामलों से क्या होता है कि देश का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, विशेष रूप से परिवारों का, महिलाओं का कॉन्फिडेंस कम होता है। अब उस कॉन्फिडेंस को रीइंस्टेट करने के लिए जरूरी है कि आप इस मामले को न केवल जल्दी निपटाएं बल्कि पनिशमेंट होती हुई नजर आ जाए। इस चक्कर में पनिशमेंट ज्यादा कर दें, ये नहीं, वो तो निष्पक्षता के खिलाफ हो जाएगा। होता हुआ दिखने का मतलब है कि न्याय की प्रक्रिया तेज हो, ईमानदार हो, वंचित पक्ष के खिलाफ ना हो। इस सेंस में कह रहे हैं कि न्याय होना भी चाहिए, होता हुआ दिखना भी चाहिए। और इसका मतलब सिर्फ इतना है, मैं ये नहीं कह रहा कि न्याय करने के नाम पर आप कुछ ज्यादा कर देंगे, पनिशमेंट ज्यादा बढ़ा देंगे, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। पनिशमेंट एग्जैक्टली उतनी होनी चाहिए जितनी होनी चाहिए। दिखाने के लिए पनिशमेंट को बढ़ाना ये दूसरा क्राइम है अपने आप में, ये नहीं करना है। लेकिन अपराध हुआ है तो कम से कम पीड़ित को यह संतोष मिले कि अपराध की कार्रवाई जल्दी होगी, दंड जल्दी मिलेगा, ये संतोष मिलना चाहिए। और ये संतोष पूरे समाज को मिलता है, केवल उस पीड़ित व्यक्ति को नहीं मिलता है। किसने पूछा हैदराबाद में क्या हुआ बताओ, सही हो गया? अरे भाई, उस दिन भी कहा था कि अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के एनकाउंटर को कभी भी अच्छा नहीं मान सकते हैं। और अंदर का कबीलापन जो बचा हुआ है उसके सर पर आप इसको अच्छा मान सकते हैं। तो यदि आप उसको अच्छा मानते हैं तो आपका कबीलापन आपकी चेतना पर हावी है। सिंपल सी बात है ना जी। देखो, दंड के ना 3 सिद्धांत माने जाते हैं। जो सिद्धांत आप बता रहे हैं, एक थियरी होती है रिट्रीब्यूटिव थियरी, इसको नोट कर लो, कहीं काम आ जाएगा। रिट्रीब्यूटिव थियरी का मतलब होता है कि जैसे वो तैसा, प्रतिकारात्मक सिद्धांत, प्रतिकार का सिद्धांत या प्रतिकारात्मक सिद्धांत। इसका प्रतिनिधि वाक्य है आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, एन आई फॉर एन आई, ए टूथ फॉर ए टूथ। ये कथन कहां से लिया? बाइबल से लिया, ओल्ड टेस्टामेंट से लिया गया है और यहूदी सिद्धांत से फॉलो करता है। दूसरी जो थियरी है उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव थियरी, निवर्तन का सिद्धांत या निवर्तनात्मक सिद्धांत या निवारक सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत कह रहा है दंड इसलिए दो कि किसने कुछ गलत किया है,
उतना ही दंड दो जितना गलत किया है। दूसरा है निवर्तन का सिद्धांत, दंड इसलिए दो कि भविष्य में अपराध ना हो। इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव इफेक्ट की वैल्यू है कि ऐसा दंड दो कि बाकी लोग गलत करने से पहले 4 बार सोचें, ये इसका पर्पस है। और तीसरी थियरी है रिफॉर्मेटिव, जो महात्मा गांधी जैसे लोग मानते हैं, सुधार का सिद्धांत। दंड इसलिए नहीं देना है कि किसी से बदला लेना है, ना इसलिए देना है कि दूसरों को सबक सिखाना है, इसलिए देना है कि जो व्यक्ति गलती से गलत रास्ते पर चला गया उसको सही रास्ते पर लाना है, उसको सुधारना है। और जो सिद्धांत आप बता रहे हैं वो सिद्धांत हमारे घरों में खूब अप्लाई होता है। जैसे माता पिता 2-3 बच्चे हैं, एक से बढ़कर एक छठे हुए शरारत करते, रात दिन माँ का माथा गर्म, बाप का माथा गर्म हो गया, फिर वो एक सिचुएशन ढूंढ के एक बच्चे को बुला लेते हैं अपने पास सैंपल के तौर पर, और बाकी बच्चों के सामने उससे सुताई ठीक से कर देते हैं। बस इतना ध्यान रखते हैं कि महीने में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहे इस तरह की सुताई का। आज कौन पीटेगा ये केवल संयोग का मामला है, लेकिन जो भी पीटेगा, अगर एक झापड़ के लायक काम किया तो उसको 6 झापड़ पड़ेंगे आज, 5 बाकी दोनों के लिए हैं। वो संकेत है। जैसे माँ बाप 3 घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं, घर में 3 बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं, तुमको पता है युद्ध का मैदान बन जाएगा, जाने से पहले माहौल बनाने के लिए एक आध बच्चे को बुला के ठीक से पीट देते हैं, और बच्चे 3 घंटे तक नॉर्मल नहीं हो पाए तब तो वापस आ जाते हैं पेरेंट्स। तो इस बीच में रामराज्य बना रहता है घर के अंदर। ये जो सिद्धांत है इसको बोलते हैं निवारक सिद्धांत। और इस पर महात्मा गांधी का ऑब्जेक्शन पता क्या है, या कांट का ऑब्जेक्शन क्या है? इन दोनों का मानना यह है कि यह सिद्धांत इसलिए गलत है क्योंकि इसमें आप एक व्यक्ति को साधन की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि बाकी व्यक्ति सुधर सके। जो सुधरेंगे वो साध्य हैं, जिसको पीट के सुधारोगे वो साधन है। और कोई भी ऐसा सिद्धांत जो किसी मनुष्य को ही साधन बना देगा, उस सिद्धांत को एथिक्स की दुनिया में ऐसा सिद्धांत नहीं माना जाता है। कांट इसकी मुखालफत करेंगे बहुत जोर शोर से। कांट का एक कथन यूपीएससी ने पूछा है, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में साध्य होता है, इस कथन की व्याख्या करें। कथन कांट का कथन है, ठीक है, इस पर ये ऑब्जेक्शन है। तो हम कभी भी ये सजेस्ट नहीं करेंगे किसी भी केस स्टडी में कि किसी व्यक्ति को जितना दंड उसके कृत्य के लिए मिलना चाहिए उससे ज्यादा दंड इसलिए दिया जाए कि बाकी लोग उसको देख के घबरा जाए। हम इसका समर्थन करने से बचेंगे। चलो, अब अगला सिद्धांत हम समझेंगे कि न्यूट्रलिटी और ऑब्जेक्टिविटी में संबंध क्या है। ऑब्जेक्टिविटी और न्यूट्रलिटी, देखिए नॉर्मल केसेस में तो इनके बीच में सहयोग का संबंध है, ठीक। आप लोग कॉमन सेंस से अपने अपने विचार से बताएं कि इन दोनों का संबंध कैसा बनेगा। ऐसा बन सकता है, और ऐसा, और ऐसा, और ऐसा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तीसरा या दूसरा? पहला है जिसमें दोनों गोले एकदम अलग अलग हैं, दूसरे में गोले में गोला है, तीसरे में गोला गोले को काट रहा है, चौथा एक ही गोला है। कई लोग सरा बोल रहे हैं, 2 और 3 ही बोले जाने उसके, ताकि मामला ठीक बन जाए। कितने लोग मानते हैं कि पहला ठीक है? एक भी नहीं। चलो खड़ा उसको। दूसरे के पक्ष में कितने लोग हाथ खड़ा कर लें? क्या बात है, लगभग 20% जनता। कितने लोग मानते हैं तीसरा ठीक है? लगभग 17% जनता। कितने लोग मानते हैं कि चौथा ठीक है? एक भी नहीं। और 63% कौन से? नोटा। और इस प्रकार नोटा इलेक्शन जीत गया। नोटा हमेशा इलेक्शन जीता है यहाँ पर, तो कितना भी कर लो नोटा ही जीतेगा यहाँ। तो मेरे हिसाब से तीसरे वाला इसमें ठीक है, तीसरे वाला ठीक है ना? क्यों ठीक है? जब भी आप तीसरे वाले को ठीक बताएंगे तो आपको साबित करना पड़ेगा कि इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा और इसमें क्या आएगा। अगर आप तीनों की व्याख्या कर पा रहे हैं तो मामला ठीक है। अगर 3 में से एक की भी व्याख्या फंसी तो इसका मतलब संबंध ये नहीं बनेगा। तो मैं जो पहली बात कहना चाह रहा हूं कि नेचुरली या नॉर्मली, ऑर्डिनरीली क्या होगा कि यदि कोई व्यक्ति ऑब्जेक्टिव है तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, या यदि कोई व्यक्ति न्यूट्रल है तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ये सामान्य स्थिति है। ऑब्जेक्टिव नेचर का व्यक्ति सामान्यतः किसी मुद्दे पर न्यूट्रल होकर ही बात की शुरुआत करेगा, और जो व्यक्ति किसी मुद्दे पर न्यूट्रल है ज्यादा संभावना है कि वो ऑब्जेक्टिविटी के साथ ही उसकी बात करना शुरू करेगा। इसमें कोई खास बात नहीं है। अगर आप चाहे तो एक एग्जांपल अगर कोई सोचना हो तो अपनी लाइफ से सोच सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति, मान लीजिए हम पहले वाला का ध्यान रख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए कौन से गुण सबसे ऊपर चाहिए? ऑब्जेक्टिविटी चाहिए। यानी निर्णय जो होगा ना तथ्यों के आधार पर होगा, व्यक्तिगत रुचियों, मूल्यों, पूर्वाग्रहों के आधार पर नहीं होना चाहिए। इसलिए जज के लिए सबसे जरूरी गुण है ऑब्जेक्टिविटी। अब यदि ऑब्जेक्टिविटी उसका गुण है, उसका चरित्र है, उसका सद्गुण है, वर्च्यू है, कोई भी नया मामला उसके सामने आएगा, जैसे मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये आ गया उस जज की कोर्ट में, और कुछ संस्थाओं ने उसके खिलाफ एक पिटीशन लगाई कि ये संविधान के मूल अधिकार अनुच्छेद 14 के खिलाफ है, हम इसके खिलाफ सुनवाई चाहते हैं। एक अच्छा जज जो ऑब्जेक्टिव तरीके से चीजें पढ़ने, सुनने, समझने का आदी है, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो पहले से फैसला लेकर नहीं जाएगा, वो दोनों पक्षों की बात सुनेगा। सबसे पहले बुला लेगा सरकार को, बुला लेगा, यानी कि जो सरकार का वकील है, अटॉर्नी जनरल, उसको बुलाएगा, और दूसरी तरफ से जो पक्ष आएगा बताया जाएगा। दोनों वकीलों को बोलेगा भाई आधा घंटा है, बोलो क्या बात है। ये वकील बताएगा संविधान के इस अनुच्छेद का उल्लेख है, ये है, वो है, वो है, पता है, इसको खत्म किया जाए। वो जज सारे पॉइंट्स नोट कर लेगा, प्यार मोहब्बत से, गुस्सा नहीं करेगा, आंखें लाल हो गई, ऐसा कभी नहीं होगा। सुनेगा, काम की बात नोट करेगा, फिर बीच में थोड़ा जल्दी बोलो, फास्ट पॉइंट्स नोट करेगा। फिर दूसरे से बोलेगा हाँ जी आपको क्या कहना है इसके खिलाफ। फिर वो बताएगा कि पहले 1912 में ये हुआ था, 2028 में ये हुआ था, माना करेगा संबंध 2028 में, ठीक। तो अब इसके बाद जज क्या करेगा? पहले से कोई पूर्वाग्रह न रखते हुए दोनों बातों में से जो काम की बात लेगा उसके बेस पर जो उचित लगेगा फैसला कर देगा।
वो पहले से अपनी राय बना के बैठे, ऐसा नहीं करेगा। तो कोई भी अच्छा जज, और जज केवल कोर्ट में नहीं होता, जज घर के अंदर भी होता है, हर जगह जज होते हैं। कोई भी अच्छा जज यदि ऑब्जेक्टिव है तो आप मान के चल सकते हैं कि वो शुरुआत न्यूट्रलिटी से ही करता है, सामान्य बात है। ठीक, व्याख्या कर लेंगे, इसकी एग्जाम्पल दे देंगे। चलो, नहीं तो पापा का एग्जाम्पल देना कि मेरे पापा बहुत अच्छे जज है। सेकंड सिचुएशन हो सकती है कि व्यक्ति ऑब्जेक्टिव तो हो पर न्यूट्रल ना हो, और ये एकदम हो सकता है, धूमधाम से हो सकता है। और ये भी दोनों तरह से हो सकता है, किसी के पक्ष में भी हो सकता है, किसी के विपक्ष में भी हो सकता है, किसी के पक्ष में, किसी के विपक्ष में। ठीक, जैसे मैं दूसरों की बात करूं, मैं अपनी बात करूं तो मैं अधिकांश मामलों में न्यूट्रल नहीं हूं, ऑब्जेक्टिव होता हूं, और इस बात को लेकर चिंता की बात भी नहीं लगती मुझे, ये सामान्य बात है, कोई रेयर बात नहीं है। जैसे मैं सामान्यतः जाति व्यवस्था को उचित नहीं मानता। ठीक, इसी प्रकार से मुझे सांप्रदायिकता में रुचि नहीं है। मुझे लगता है कि सांप्रदायिकता बुरी चीज है, इससे जितना हम बच सके उतना बेहतर है। ये मेरा वैल्यू सिस्टम है, आपका भी हो सकता है, हम सबका अपना वैल्यू सिस्टम तो है ना भाई, उससे हम कैसे बच सकते हैं। फिर जहां पक्ष की बात आएगी तो मैं व्यक्तिगत तौर पर सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों का समर्थक हूं, और सामाजिक न्याय का ही एक पक्ष होता है आरक्षण। तो आरक्षण के इंप्लीमेंटेशन की कुछ कमियों को मानते हुए कि कुछ कमियां हैं, लेकिन आरक्षण का मूल तर्क मुझे लगता है कि उचित है। किसी भी समाज में समावेशी विकास के लिए हमें ऐसी पॉलिसीज लानी ही चाहिए, वो चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे गरीबों की बात हो, चाहे SC ST की बात हो, ट्राइबल्स की बात हो। जहां जहां पिछड़ापन सामाजिक कारणों से है, इंडिविजुअल रीजन से नहीं है, वहां वहां अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ मैकेनिज्म राज्य की ओर से होना चाहिए। इस बेसिक आर्गुमेंट का समर्थन मैं करता हूं। ऐसे ही और भी बहुत सारे मुद्दे होंगे जिनके पक्ष विपक्ष में आप हो सकते हैं। अब मान लीजिए कि किसी दिन क्लास में डिस्कशन चल रही है, अच्छा पक्ष की बात करें तो मैं धर्मनिरपेक्षता का समर्थक हूं। मुझे उम्मीद है कि भारतीय संविधान में शब्द लिखा ही रहेगा कुछ साल तक अभी, तो मुझे भरोसा है इस बात का। और जाति व्यवस्था, सांप्रदायिकता, रंग भेद, मुझे इन चीजों से आपत्ति है, लिंग भेद से भी आपत्ति है। ठीक है, और मैं मान के चलूं कि जिन चीजों से मैं आपत्ति बता रहा हूं आपको भी प्राय आपत्ति होगी इन चीजों से। ऐसा थोड़ा कि मेरी पर्सनल आपत्ति है, कोई भी ठीक सोचने वाला व्यक्ति आपत्ति रखेगा इन चीजों से। अब मान लीजिए कोई मुझसे बात करे और बात इनमें से किसी मुद्दे पर करे, जाति व्यवस्था, सांप्रदायिकता, रंग भेद, लिंग भेद, मुझे उस डिबेट में न्यूट्रल होकर जाना चाहिए या मुझे उस पक्ष को ठीक से रखना चाहिए जो पक्ष में बहुत समय से मानता आ रहा हूं? मैं तो उसके पक्ष में रखूंगा ही। हाँ, कर सकता है परिस्थितियों पर। सामने वाला कौन है, तोप लेके तो नहीं आ गया कहीं गोली मार देगा तो चुप रहेंगे थोड़ी देर के लिए, जैसे चला जाएगा फिर बोल लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मनमोहन सिंह है, देखना ही पड़ेगा। मनमोहन सिंह है तो कुछ ही बोल लीजिए, मोदी जी तो संभल के बोलिए। तो इसको ध्यान रखना चाहिए, सबको रखना चाहिए, लेकिन आपके विचार तो वही रहेंगे ना जो विचार आप रखना चाहते हैं। तो कोई जाति व्यवस्था के मुद्दे पर डिबेट करे तो ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति न्यूट्रल ना हो, क्योंकि वो उसके विपक्ष में पहले से है, उस डिबेट से पहले लंबे समय में उसके विचार ऐसे बने हैं। पर जाति व्यवस्था के खिलाफ बोलते हुए क्या जरूरी है कि मैं ऑब्जेक्टिव ना होकर ही बोलूं, या मैं ऑब्जेक्टिविटी रख सकता हूं उस समय भी? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि जाति व्यवस्था के खिलाफ बोलते हुए अपनी बात तथ्यों से, तर्कों से, ऑब्जर्वेशन से, दुनिया भर के समाजों के तुलनात्मक अध्ययन से रखना, न कि केवल पौराणिक कहानियों के माध्यम से, न कि केवल इमोशंस के रूप में रखना। तो मैं किसी मुद्दे के पक्ष या विपक्ष में पहले से होते हुए ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी से अपनी बात रख सकता हूं। और यदि रख सकता हूं तो इसका मतलब यह हुआ कि कुछ सिचुएशंस में मैं न्यूट्रल हुए बिना ऑब्जेक्टिव हो सकता हूं। गोल गोल लग रहा है ऐसा या समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है समझ में? इसका मतलब न्यूट्रल होना ऑब्जेक्टिव होने के लिए जरूरी नहीं है। आप न्यूट्रल न होते हुए भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, और पक्ष विपक्ष किसी में भी हो सकते हैं। जैसे धर्मनिरपेक्षता का विचार हो, उसका समर्थन करने के लिए जरूरी थोड़ा ना कि आप जिहादी हो जाएंगे उसके पक्ष में। आप उसके पक्ष में तर्क देके, तथ्य देके, प्रमाण देके बात रख सकते हैं। और यदि आपके सारे आर्गुमेंट्स प्रमाणों पर आधारित है, दुनिया भर की स्टडीज पे आधारित है, चिंतकों के रेफरेंसेस पे आधारित हैं, तो आप अपनी रुचि नहीं बता रहे, अपनी राय नहीं बता रहे, आपने बहुत ऑब्जेक्टिव तरीके से अध्ययन करके उस राय का निर्माण किया है। ये मसला हुआ। तो दो निष्कर्ष आए हमारे सामने। पहला निष्कर्ष ये आया कि ऑब्जेक्टिविटी और न्यूट्रलिटी सामान्यतः साथ साथ रहती हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात तो है ही नहीं। दूसरा ये आया कि ऐसा हो सकता है कि हम ऑब्जेक्टिव हों पर न्यूट्रल ना हो। जैसे CAB का मामला है या CAA हो गया तो CAA के पक्ष में आप हो सकते हैं, विपक्ष में हो सकते हैं। पक्ष में होने के लिए आप केवल इमोशनल भी हो सकते हैं। अमेरिका में जो व्यक्ति वहां पैदा नहीं होता वहां राष्ट्रपति नहीं बन सकता, वहां भी तो समस्या है। हमारे तो बन सकता है, सोनिया गांधी PM बन सकती है हमारे यहाँ, तो जैसे नागरिकता बाद में हासिल की है वो PM बन सकता है हमारे यहाँ, उनका नहीं बन सकता। अगर आप इस तरह के बेसिस पर बात करें तब समर्थन करें तो आपका समर्थन भी ऑब्जेक्टिव होगा। तो अगर जिहादीपन से समर्थन करेंगे तो भी और जिहादीपन से विरोध करेंगे तो भी हम ना न्यूट्रल हैं ना ऑब्जेक्टिव हैं। अगर तर्कों और तथ्यों से समर्थन करेंगे तो भी, तर्कों तथ्यों से विरोध करेंगे तो भी हम न्यूट्रल नहीं है किंतु ऑब्जेक्टिव हैं। दही बन गया कि समझ में आ गया है? रायता तो नहीं फैल गया? समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। अब तीसरी सिचुएशन पर गौर करते हैं। ठीक, सिचुएशन नंबर 3 में आपको यह बताना है क्या ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति न्यूट्रल तो हो किंतु ऑब्जेक्टिव ना हो। अगर ये सिचुएशन बन गई तो ये चित्र सही हो जाएगा, क्योंकि इस चित्र के सही होने की शर्त है, क्योंकि 2 तो आप कर चुके हैं, तीसरा भी ठीक होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति न्यूट्रल तो है किंतु ऑब्जेक्टिव नहीं है।
इसमें केवल एक खास तरह की सिचुएशन आ सकती है जहां ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग से हमारा काम चलता है, वहां की बात करते हैं। जैसे दुनिया के किसी देश में होने वाला कोई मुद्दा जिससे मेरा निकट का संबंध है ही नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं है, किसी ने बताया कि वहां ऐसे ऐसे होता है, एक कबीला ये है, एक कबीला ये है, इनमें झगड़ा होता रहता है, मेरे हित मेरे मूल्य किसी से जुड़े हुए हैं नहीं, तो सीधी सी बात है कि मैं कहूंगा अरे ठीक है यार, होता तो होता होगा, तो मैं कहूंगा कि मैं तो इस मामले में न्यूट्रल हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैनू की तो मर रहे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं न्यूट्रल हूं, क्योंकि वो चीज मुझसे संबंधित नहीं है। किंतु जब मैं ऐसी बात कह रहा हूं कि ठीक है जो है सो है, हम क्या कर सकते हैं, इसमें निहित है ये भी कि मैंने उस मामले पे बहुत गंभीरता से तथ्यों को, तर्कों को, प्रमाणों को पढ़ा नहीं है, खोज नहीं की है, मैं सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग में जाना चाह ही नहीं रहा हूं, मैं ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग से ही काम चला रहा हूं। तो ऐसे रेयर एग्जांपल्स जो होते हैं जिसमें क्योंकि मेरा बहुत मतलब नहीं है इसलिए मैं न्यूट्रल हूं, और क्योंकि मतलब नहीं है इसलिए मैंने उसके लिए बहुत अध्ययन करने का प्रयास ही नहीं किया, और इसलिए ऑब्जेक्टिविटी जैसा मामला नहीं है, किसी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मामला है, आप क्यों उलझेंगे इसमें, और मैंने मान लिया ठीक है मैं क्यों उलझूंगा इसमें, तो मैं ऑब्जेक्टिव नहीं हूं, मैंने सब्जेक्टिवली बात को मान लिया, और न्यूट्रल इसलिए हूं कि मैंने अभी तक इस बारे में कुछ ध्यान दिया नहीं है। ये सिचुएशन हो सकती है, हो सकती है किसी को भी लेके, कोई भी ऐसा समाज जिससे आपका सीधा लिंक नहीं है, वहां कोई मुद्दा है, आपने ठीक से अध्ययन नहीं किया है, किसी ने आपको बताया वो मुद्दा, और मुद्दा बताते हुए न्यूट्रलिटी के पक्ष में राय दी, आप न्यूट्रल हो गए, आपने ऑब्जेक्टिवली स्टडी किया नहीं, आपने उसकी बात मान ली। ऐसा तो हमारे जीवन में हजार बार होता है, और जब भी ऐसा हो रहा है इसका मतलब आप न्यूट्रल तो हैं पर ऑब्जेक्टिव नहीं है। और चौथी स्थिति हो सकती है ना न्यूट्रल ना ऑब्जेक्टिव, उसको बोलते शुद्ध गधापन, जो जीवन के बहुत सारे हिस्से को ढक लेता है, रहता है ये हिस्से में कई बार। तो यदि कोई आपसे पूछे कि ऑब्जेक्टिविटी और न्यूट्रलिटी का संबंध स्पष्ट करें, क्या करेंगे, उत्तर को सीधे से धुआं निकलेगा या नहीं, बताइए। धुआं निकलना चाहिए, आग लग जानी चाहिए परीक्षा भवन में, ऐसा आंसर लिख के आना कि परीक्षक भी कहे अरे यार इस पर तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। हाँ, सेकंड वाले दूसरा एग्जांपल दे दें, पहला कौन सा था, ये इतने सारे तो थे। अच्छा, सेकंड वाला है कि मैं ऑब्जेक्टिव तो हूं पर न्यूट्रल नहीं हूं, ठीक, सिंपल सा मामला, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि पिता और माता सारे बच्चों को बराबर प्यार करते हैं नहीं करते हैं, बराबर नहीं करते। आप में से कितने लोग मानते हैं कि बराबर प्यार नहीं करते पेरेंट्स बच्चों को और आप कौन से वाले जिनको ज्यादा मिला कि कम मिला, ज्यादा वाले कि आप में कोई ऐसा जिसको लगता है कि कम प्यार मिला मुझे पेरेंट्स ने, बाकी बच्चों को ज्यादा प्यार दिया है। 1 2 3 4 5 6 7, ये वंचित वर्गों में एक नई कैटेगरी है, इनमें माता पिता का प्यार थोड़ा कम मात्रा मिला। चलिए, जैसे सिंपल सा है कि माता पिता सब बच्चों को बराबर प्यार नहीं करते, तथ्य है, एकदम तथ्य है। और माता पिता क्या, दुनिया में कोई भी व्यक्ति कैसे सबको बराबर प्यार कर सकता है, नहीं कर सकता है, असंभव है। हाँ, वो सबको बराबर प्यार करते हुए देख सकता है, एक्टिंग कर सकता है, लेकिन दिल तो दिल है ना, दिल नियमों से काम नहीं करता है, दिल तो दिल है, नियम तो बाद में बनते हैं, ठीक है। तो कल्पना कीजिए कि एक्स वाई नाम के पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे ए और बी हैं, ए और बी का झगड़ा हुआ है। पेरेंट्स के दिमाग में ए की छवि खराब है, उनको लगता है कि झगड़ा जब भी होता है इसकी वजह से ही होता है, और बी को ये पता है कि ए की छवि खराब है, इसलिए बी इसका फायदा ठीक उठाता है बीच बीच में। और हर घर में एक बी भी होता है जिसको पता है कि छवि इसकी खराब है, तो बीच में उसको पिन चुभा दी और रोने लगे जोर जोर से। मम्मी ने बिना कुछ सोचे ए को पकड़ा, 2 झापड़ मारे, तू हमेशा ऐसे करता है, ठीक। इस सिचुएशन में ना न्यूट्रलिटी है ना ऑब्जेक्टिविटी है। लेकिन अब आज बाप बैठा जज बन के, बाप दोनों बच्चों को बुला लिया, भाई बताओ क्या मामला है। उसके मन में पहले से बैठा है कि गड़बड़ ए नहीं की होगी, बी तो बहुत मासूम है, मन में बैठा हुआ है, लेकिन वो फिर भी किसी को पनिशमेंट देने से पहले चाहता है कि तथ्यों की बारीक पड़ताल कर ले। इस सिचुएशन में वो न्यूट्रल है या नहीं है, नहीं है, किंतु उसके बावजूद ऑब्जेक्टिविटी बरत रहा है कि नहीं बरत रहा है, बरत रहा है। ये है न्यूट्रल नहीं है किंतु ऑब्जेक्टिविटी बरत रहा है। और हो सकता है कि जब सारी सुनवाई कर ले उसको सच में रियलाइज हो कि उसके जो प्री कंसीव नोशन थी गलत थी, जो पूर्वाग्रह था गलत था, इस मामले में ज्यादा गलती बी की है। हो सकता है ऐसा फैसला कर दे, तो हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल नहीं था किंतु ऑब्जेक्टिव था। ऐसा तो खूब चलता है, सामान्य स्थिति में होता रहता है, हमारे साथ भी होता ही है। चलिए, इस परिवार की जो सबसे छोटी बच्ची है, चौथी बहन, उसका नाम है नॉन पार्टिजनशिप। और नॉन पार्टिजनशिप के लिए हिंदी अनुवाद क्या है, राजनीतिक तटस्थता। यूपीएससी ने इसका अनुवाद किया है गैर तरफदारी। तो कोई बात नहीं, मैं भी यूपीएससी वाला लिख देता हूं, गैर तरफदारी। अच्छा, ये भी अनुवाद तो बढ़िया है। इसमें केवल एक दिक्कत है कि इससे वो भाव स्पष्ट नहीं हो पा रहा जो अंग्रेजी के शब्द से हो पा रहा है, ठीक। देखो, नॉन पार्टिजनशिप में ये जो PARTI है ना, इसके साथ में लिख लो पार्टी, PARTY, तो बात समझ में आ जाएगी। नॉन पार्टिजनशिप का संबंध पार्टी से तटस्थ होने से है, और यहां पार्टी का मतलब है पॉलिटिकल पार्टी, और बड़े पैमाने पर देखें तो पॉलिटिक्स से तटस्थ होने से है। ये एक अच्छे सिविल सेवक के लिए मूल्य है, ये सामान्य व्यक्ति के लिए मूल्य नहीं है। जैसे अभी हम सिविल सेवक नहीं है, कोई हमसे पूछे भी किस पार्टी को पसंद करते हो, और अब धूमधाम से बताएं कि जी मैं तो राहुल गांधी जी का भक्त हूं, मैं उनकी पार्टी को पसंद करता हूं, मेरे लिए ईश्वर के बाद नंबर 2 पर राहुल गांधी ही आते हैं। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत है क्या कहने में? अगर आपको पसंद है तो कहीं धूमधाम से कहिए, या आपको नरेंद्र मोदी पसंद हो, या आप कहेंगे मैं तो उद्धव ठाकरे का भक्त हूं, तो कह सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? जो भी आपको पसंद है कहिए उसका नाम। इसका मतलब ये हुआ
एक सामान्य व्यक्ति किस पार्टी को पसंद करता है, किस पार्टी के उसूल विचारधारा उसको अच्छे लगते हैं, कौन नेता पसंद है, सामान्य बात है। लोकतंत्र में चॉइस है, अपनी पसंद के नेता का समर्थन करना, खुल के समर्थन करना सामान्य बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सिविल सेवक के मामले में मैंने कहा था ना शुरू में, कुछ मूल्य हैं जो सामान्य व्यक्ति और सिविल सेवक दोनों पर लागू होते हैं, कुछ है जो केवल सिविल सेवक पर लागू होते हैं। केवल सिविल सेवक पर लागू होने वाले में एक था एनोनिमिटी, अनामिता। दूसरा है नॉन पार्टिजनशिप। ये आम व्यक्ति के लिए नहीं, ये सिविल सेवक के लिए है। और इसका मतलब क्या है, ये क्यों ये वैल्यू पैदा हुई? सबसे पहले देखते हैं कि ये वैल्यू क्यों पैदा हुई, और फिर देखते हैं इसका मतलब क्या है, क्या इसमें अपेक्षा है। फिर देखेंगे इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, जो सिविल सेवक है उसके जीवन में इसका प्रयोग किस तरह से हो सकता है। 3 बातें देखेंगे। देखिए मसला क्या है, एक व्यक्ति जिसने इस मूल्य को ईजाद किया उसका नाम है मैक्स वेबर। लोक प्रशासन की दुनिया में मैक्स वेबर का बड़ा महत्व है कि ब्यूरोक्रेसी की धारणा सबसे व्यवस्थित रूप में इस व्यक्ति ने दी थी। देखिए शासक जो होता है ना, किसी भी इतिहास के किसी भी क्रम में, चाहे राजतंत्र हो, चाहे धर्मतंत्र हो, चाहे लोकतंत्र हो, चाहे तानाशाही हो, इन सब में आमतौर पर एक व्यक्ति होता है शासक। पर एक व्यक्ति शासन चला नहीं सकता किसी भी स्थिति में, क्योंकि शासन चलाना इतना आसान काम नहीं है, जटिल काम है। तो क्या होता है कि लोकतंत्र में तो एक व्यक्ति बनता प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, अमेरिका में जैसे है। फिर उसको चॉइस होती है, जैसे भारत और इंग्लैंड में क्या होता है कि वो सांसदों में से कुछ को मंत्री बना सकता है, और अमेरिका में राष्ट्रपति किसी को भी मंत्री बना सकता है, जो उनका सिस्टम, जो उनका संविधान कहता है। तो उसने क्या किया, एक व्यक्ति को देश ने चुना, उसने कुछ योग्य व्यक्तियों को अपने हिसाब से चुन के मंत्री बनाया। ये हो गई पॉलिटिकल लीडरशिप, तैयार हो गई, राजनीतिक नेतृत्व तैयार हो गया। पर नेता और प्रशासक के बीच में बड़ा गैप होता ही होता है। नेता वो व्यक्ति है जो जनता की नब्ज पहचानता है, उसको प्रशासन के नियम नहीं पता, प्रशासन के उसूल नहीं पता, और प्रशासन में क्या क्या होता है, सैलरी कैसे बढ़ती है, प्रमोशन कैसे होती है, ट्रांसफर कैसे होती है, वो सब उसको नियम नहीं पता है, नियमावली नहीं पता उसे। और इसलिए क्या होता है कि हर शासक के नजदीक एक प्रशासक तंत्र रहता ही रहता है, एक ब्यूरोक्रेसी होती है। मैक्स वेबर ने कहा कि शासक दुनिया में 3 तरह के हुए हैं, इसलिए ब्यूरोक्रेसीज भी 3 तरह की होती है। सर कुछ शासक होते हैं जो कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी पे बेस्ड होते हैं, कैरिस्मेटिक, करिश्माई व्यक्तित्व कि करिश्मा है, और उस करिश्मे की चपेट में वो राजा बन गया, या प्रधानमंत्री बन गया, या मुख्यमंत्री बन गया। इस समय हमारे देश का प्रधानमंत्री करिश्माई व्यक्ति है। करिश्माई व्यक्ति का मतलब है वो इसलिए पीएम नहीं है कि उसके पिताजी पीएम थे, वो इसलिए पीएम नहीं है कि सिस्टम से वो पीएम बन गया सामान्य रूप से, वो अपनी पर्सनैलिटी के दम पे पीएम बना। लोगों ने महसूस किया कि इस व्यक्ति में बहुत दम है, इसको पीएम बनाओ। दिल्ली का सीएम कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी से सीएम बना। इन सभी कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये बिना बैकग्राउंड के पॉलिटिक्स में उतरे, इन्होंने जनता को ये विश्वास दिला दिया कि मुझमें कुछ खास बात है, जनता ने उनको वोट दिया, वो पीएम और सीएम बन गए। ये होती है कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। दूसरी अथॉरिटी होती है जो फैमिली लाइन्स पे आती है, जिसको ट्रेडिशनल पैट्रियार्कल फैमिली अथॉरिटी कहते हैं। अगर राहुल गांधी पीएम बनेगा तो उस अथॉरिटी से बनेगा कि वो पीएम इसलिए बना क्योंकि वो पीएम के खानदान में पैदा हुआ था संयोग से, और उस खानदान में पैदा होने वाला व्यक्ति सामान्यतः एलिजिबल होता है पीएम बनने के लिए, बन ही जाता है। इस इलेक्शन में तो अगले में तो अगले में, मतलब मेरा ख्याल है कि राहुल गांधी कभी ना कभी पीएम बन ही जाएगा कुछ दिनों के लिए, उस घर में होने का इतना फायदा तो मिल जाएगा उसको। और ये केवल राहुल गांधी है, हर राज्य में ऐसे परिवार देखेंगे आप, हर राज्य में देखेंगे। ये फैमिली लाइन्स पे बनने वाली अथॉरिटी है। तीसरी अथॉरिटी वो कहता है कि जैसे डेमोक्रेसी आनी शुरू हुई, उसमें कैरिस्मेटिक तो है ही। तीसरा कहता है जो रैशनल लॉजिकल अथॉरिटी बनती है वो, और ब्यूरोक्रेसी की व्याख्या वो आमतौर पर उसके लिंक से करता है। अब वो कहते हैं कैरिस्मेटिक अथॉरिटी बहुत लंबी नहीं चलती, क्योंकि जिसका करिश्मा होता है एक समय के बाद करिश्मा खत्म हो जाता है। अगर वो अपने मरने से पहले उस अथॉरिटी को इंस्टीट्यूशनलाइज ना कर दे तो वो अथॉरिटी उस व्यक्ति के साथ ही खत्म हो जाती है। तो बाल ठाकरे ने मरने से पहले उद्धव को थोड़ा समझदार बना दिया तो मामला चल गया आगे। राजीव गांधी ऐसा नहीं कर पाए तो मामला डामाडोल हो गया है, तो मामला फंस गया है। चल भी सकता था, कई बार नहीं भी चल पाता है। लाल बहादुर शास्त्री इतने महान व्यक्ति हुए, किंतु अपनी करिश्मा को अपनी अगली पीढ़ियों में चैनलाइज नहीं कर पाए, इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं कर पाए, तो उनकी अगली पीढ़ियों को नहीं पूछ रहा है। तो कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, फैमिली अथॉरिटी, ये सब एक समय के बाद खत्म होने लगती है। और जब इंग्लैंड में आ गई डेमोक्रेसी, इंग्लैंड में 1688 के आसपास से डेमोक्रेसी की बयार आनी शुरू हुई ठीक तरीके से। और मैक्स वेबर 19वीं सेंचुरी का आदमी है, तब तक वहां डेमोक्रेसी ठीक से काम कर रही थी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अच्छे से काम करने लगी थी। और तब तक ये क्लियर हो गया था कि 2 पार्टीज काम करेंगी। एक पार्टी वहां पर कौन सी हो गई, कंजर्वेटिव, और एक जो बाद में बनी थोड़ी सी लेबर पार्टी, जो वहां की दरअसल सोशलिस्ट पार्टी है। अब जैसे ही आप 2 पार्टी सिस्टम या मल्टीपल पार्टी सिस्टम में आते हैं, संकट आ जाता है। पहले क्या होता था, अकबर राजा बना, जैसे ही अकबर राजा बना उसने सबसे पहले क्या किया, कौन कौन लोग ब्यूरोक्रेसी में थे पहले उन सबको टटोला, जिन पे जरा भी शक था उनको निकाला, ये लाइन में खड़ा किया, तलवारें चलवाई, गर्दन कटवाई, काम खत्म किया। और फिर अपने जो पसंद के लोग थे उन सबको चुना कि चलो भाई अब से तुम शासन संभालो, तुम ये विभाग, तुम ये विभाग, तुम ये विभाग, ऐसे संभालो। आधुनिक काल में जब डेमोक्रेसी आती है तो ये संभव नहीं होता कि आप किसी को यूं ही भगा देंगे। तो मैक्स वेबर ने कहा अब समय आ गया है कि हम ये मान लें कि ब्यूरोक्रेसी शासन के हिसाब से चलने वाली चीज नहीं है, बल्कि ब्यूरोक्रेसी और शासन के बीच में एक अंतराल होना चाहिए। लेबर पार्टी इलेक्शन जीतेगी तो लेबर पार्टी अपनी ब्यूरोक्रेसी लाएगी, कंजर्वेटिव जीतेंगे तो वो लाएंगे, ये क्या मतलब हुआ। तो क्या होना चाहिए, एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए जो ब्यूरोक्रेसी कंजर्वेटिव और लेबर दोनों पार्टी से सरकारों के साथ काम कर सकती हो, जिससे इस बात से फर्क ही ना पड़ता हो कि सरकार में कौन सी पार्टी आ गई है। सरकार 5 साल के लिए आएगी,
किंतु इनका जीवन भर का जो आजीविका का साधन है वो यही होगा। निश्चित प्रमोशन होंगी, फुल टाइम जॉब होगी, पार्ट टाइम जॉब नहीं होगी। एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी जो फुल टाइम काम करती हो, जीवन भर काम करती हो, प्रमोशंस होती हो, बड़े विभाग संभालती हो और एनोनिमिटी के साथ काम करती हो। एनोनिमस, क्योंकि नाम होगा नेता का, नाम होगा मंत्री का, क्योंकि जनता के साथ उसका संवाद है, जनता के लिए चेहरा मंत्री बनेगा। और मंत्री क्योंकि ना तो उसकी बैकग्राउंड है कि वो ये सारे काम समझता हो, ना उसके पास इतना समय होगा कि वो सारे जो इंस्टीट्यूशनल काम है वो सब कर सके। इसलिए मंत्री को सलाह देने के लिए और मंत्री के निर्णयों को एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, और उस सिस्टम का नाम उसने रखा ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, अधिकारी तंत्र। इसलिए इस पूरी दुनिया में ब्यूरोक्रेसी के बारे में सबसे अच्छा सिद्धांत जिस व्यक्ति ने दिया हो मैक्स वेबर ही माना जाता है, और यूपीएससी ने इसके सिद्धांत पर ही सवाल पूछा जानबूझकर। तो ये बन गई ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी क्या है? स्थायी कार्यपालिका है, और नेता लोग क्या है? अस्थायी कार्यपालिका है। 5 साल के लिए आए, फिर भगवान भरोसे है, और ये तो 30-35 साल के लिए आते हैं, जीवन भर काम करते हैं। अब अगर ब्यूरोक्रेसी के लोग किसी पार्टी विशेष से संबंधित हैं तो क्या वो दूसरी पार्टी के शासन में ठीक से काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैक्स वेबर ने कहा, और बाद में कई लोगों ने बात कही, कि ब्यूरोक्रेसी में सिलेक्शन उस व्यक्ति का होना चाहिए जिसके अंदर नॉन पार्टिजनशिप का मूल्य काम करता हो, जो किसी भी राजनीतिक दल या नेता या विचारधारा से तटस्थ रहकर काम करता हो। तो ये तो हो गया क्यों। अब अगर पूछे क्या है, और इस पर ना अलग अलग देशों की स्थिति अलग अलग है। विचार इंग्लैंड से आया है, और हमारी आजादी क्योंकि इंग्लैंड से ही आई है, तो इंग्लैंड के विचारों का प्रभाव हमारे ऊपर थोड़ा ज्यादा रहता है, इसलिए ये विचार हमने भी वहां से अपना लिया। तो कोई पूछे आपसे नॉन पार्टिजनशिप क्या है, तो किसी भी राजनीतिक, क्या राजनीतिक दल, नेता या विचारधारा से तटस्थता। किसी भी राजनीतिक दल, नेता या विचारधारा से तटस्थता, इसको बोलते हैं नॉन पार्टिजनशिप। इसका मतलब ये नहीं कि मन में तटस्थता हो, मन में आप किसी का समर्थन कर सकते हैं क्योंकि वोट तो डालेंगे सिविल सेवक होने के बाद भी। इन पब्लिक लाइफ में, इसको और स्पष्ट कर दें, पब्लिक लाइफ में, क्योंकि सिविल सेवक की जो लाइफ होती है ना, प्राइवेट लाइफ ज्यादा नहीं होती है, उसका बहुत एलिमेंट पब्लिक है। अपने घर के अंदर बैठे हो, कलेक्टर साहब बैठे हैं, एसपी साहब बैठे हैं, अकेले बैठे हैं और जाम से जाम छलका के बात कर रहे हैं शाम के समय। आमतौर पर हर जिले में यही हाल होता है शाम के बाद, और वहां बैठ के बात कर रहे हैं, बोल भाई एसपी क्या लगता है कौन जीतेगा? और एसपी कह रहा है डीएम योगी ही जीतेगा इस बार। डीएम कह रहा है ना यार ये ना जीते इस बार बहन जी आनी चाहिए। बहन जी कौन है? जानते हैं ना? हाँ, वो राष्ट्रीय बहन है, ध्यान रखना। जैसे एक राष्ट्रीय गान है, एक राष्ट्रगीत है, ऐसे कोई राष्ट्रीय बहन हो गई है मायावती जी, ठीक है। अब ये जो हो रहा है इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये यारी दोस्ती में साथ बैठे हैं, पब्लिक लाइफ में नहीं है, दोस्तों से बात चल रही है, बात कर रहे हैं। 4-5 आईपीएस एक ही बैच की पार्टी हो रही है, किसी की शादी हुई, सब पहुंचे वहां पर, सब वहां पर बाद में अकेले में हल्ला मचा रहे हैं, जोक सुना रहे हैं एक दूसरे को। उसमें किसी पार्टी का जिक्र आ गया, सब कह रहे अंदर की बात यही है कि यही पार्टी जीतेगी, अपना इसी में विश्वास है, बस जीत जाए, मजा आ जाएगा, कोई समस्या नहीं। लेकिन पब्लिक लाइफ में फेसबुक प्रोफाइल पे लिखा मोदी जी हम आपके साथ हैं, तो दिक्कत है। तो परिभाषा क्या हुई? पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक दल, नेता या विचारधारा से तटस्थ रहने की जो स्थिति है उसका नाम है राजनीतिक तटस्थता। स्पष्ट हो गया? ये विचार पहली बार क्यों आया इंग्लैंड में, आप ये भी समझ गए। अब अगर थोड़ा सा ये समझना हो, अच्छा एक तो ये कि कैसे, इसको कैसे फॉलो किया जाता है। इसको ऐसे फॉलो किया जाता है कि आप अपनी पब्लिक लाइफ में किसी भी तरह से अपनी राय, राजनीतिक राय जाहिर नहीं करते हैं। आप जैसे आईएएस बन जाएंगे ना, आप तो हीरो बन के जाएंगे कि मैं आईएएस बन गया। वहां जाते ही आपसे 15-20 कागजों पर साइन करवाएंगे वो लोग, तो उन सब पे साइन करवाने के बाद ही राज्याभिषेक होता है। और उन कागजों में एक होता है सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स, सिविल सेवा आचरण नियमावली। उस नियमावली में बहुत सारी बातों में एक बात यह भी कि दहेज लेना अपराध है। और अगर किसी सिविल सेवक के बारे में ये पता लग जाए कि उसने दहेज लिया है विवाह में, मेरे ख्याल 2-4-5 हजार 10 हजार की वैल्यू शायद बढ़ा दी, पहले 2000 की वैल्यू, उतनी वैल्यू का गिफ्ट है, गिफ्ट की नेचर में है तो अलाउड है, लेकिन उसका जो कुल मूल्य है वो कुछ 1000 रुपए है। अगर कोई सिविल सेवक अपने विवाह में दहेज लेता है और यह साबित हो गया तो ये उसकी नौकरी छीनने के लिए पर्याप्त है। और ये लिखा है सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स में, और उन पर साइन किए बिना आप आईएएस में ज्वाइन नहीं कर सकते। रिजल्ट दिखा खुश हो सकते दुनिया में कि देखो मेरा है, ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। मतलब जो आमतौर पर लोग करते हैं, दहेज कोई चेक में थोड़ा लेता है, साबित नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो वो तो समाज के नियम अपने तरीके से चलते हैं, शासन के नियम अपने तरीके से हैं। लेकिन अगर कोई आपके पीछे पड़ जाए, प्रमाण इकट्ठे कर ले, फोटो खींच ले, वीडियो बना ले, दहेज की बात चल रही है, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ले आपकी, और वो सारा पुलिंदा भारत सरकार को भेज दे, लगभग तय है कि नौकरी छिन जाएगी। तो राजनीतिक जो राय है उसको आप जाहिर नहीं कर सकते। और इसका मतलब क्या हुआ, मैं जो सीसीएस रूल्स की बात कर रहा था ना, इसलिए कर रहा, सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स की बात कर रहा था, सीएससी रूल्स, उनमें साफ साफ लिखा है कि आप आईएएस या सिविल सेवक बनने के बाद आप अखबार में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप व्हाट्सएप या ये जो फेसबुक है वो उस पर अकाउंट रखिए। असल में फेसबुक उस समय थी नहीं जब रूल्स बने थे, तो रूल्स में फेसबुक लिखा हुआ नहीं है, सोशल मीडिया शब्द नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि नहीं लिखा है तो अधिकारी इसका फायदा उठा रहे हैं कि सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स में लिखा नहीं है कि सोशल मीडिया पर आप नहीं जा सकते, इसलिए लोग जा रहे हैं।
लेकिन जिस दिन भारत सरकार उन रूल्स में अमेंडमेंट कर देगी, करना चाहिए मेरे ख्याल से, बहुत जल्दी अमेंडमेंट हो जाएगा उसमें, ये विचार चल रहा है इस पर, शायद 1 साल के अंदर अमेंडमेंट आने वाला है। उन रूल्स में वो लिख देंगे कि अगर आप सिविल सेवक हैं तो आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट या तो बनाएंगे नहीं, वरना जो पहले के रूल्स हैं वो सारे अप्लाई हो जाएंगे। रूल्स क्या हैं? आप रिसर्च आर्टिकल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रशासन के व्यक्ति हैं, प्रशासन के अनुभवों पर कोई अच्छी केस स्टडी है उस पर लिखिए, कोई समस्या नहीं है। आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक किसी विषय से पढ़ाई की थी, उस विषय में नई रिसर्च आई है, उस विषय में आपका मन कर रहा है, उस पर आप लिखिए, कोई समस्या नहीं। एकेडमिक, कल्चरल, सोशल, रिसर्च, ऐसा कुछ भी आपको लिखना हो, आजादी है। लेकिन आपके किसी भी लेखन या किसी भी एक्सप्रेशन से कोई राजनीतिक मंतव्य, राजनीतिक राय जाहिर नहीं होनी चाहिए। किसी पार्टी का समर्थन नहीं, किसी पार्टी का विरोध नहीं, और ये आपके सीसीएस रूल्स का हिस्सा है। ठीक है या गलत है? सही है, ये तो जरूरी है ना भाई, वरना कैसे तटस्थ रहेंगे? फिर तो पार्टी के साथ होगा कि अब कौन सी सरकार आ रही तो मैं काम करूंगा या नहीं करूंगा। एक चीज ये है। दूसरा, भारत में कोई भी सिविल सर्वेंट इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो इलेक्शन आप लड़ नहीं सकते हैं, इलेक्शन में प्रचार नहीं कर सकते किसी का। फिर जो पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, सभाएं होती हैं, उन सभाओं में ना वक्ता बन सकते हैं, ना भाग ले सकते हैं। ये सब चीजें हैं जो भारत की ब्यूरोक्रेसी के लिए नियम के रूप में काम करती हैं, और इन सब के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है कि नॉन पार्टिजनशिप बनी रहे। यहां तक स्पष्ट हो गया। अब एक इसका तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य देखिए क्या है। जैसे एक देश है चाइना। चाइना में डेमोक्रेसी है, लेकिन ऐसी सुंदर डेमोक्रेसी, उसका नाम है सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी। जबरदस्त मॉडल है उन लोगों का कि इलेक्शन होता है पर एक ही पार्टी के लोग खड़े होते हैं और वो पार्टी जीत जाती है, वही पार्टी हारती है। तो चाइना के इलेक्शन, दरअसल चाइना में जो इलेक्शन होता है वो पार्टी का इलेक्शन होता है, वो इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी का नहीं होता, पार्टी का इलेक्शन होता है। जैसे दिल्ली मान लीजिए चाइना में होता, तो दिल्ली में 7 सीटें हैं, तो ये 7 जो इलेक्शन होंगे ये कम्युनिस्ट पार्टी की 7 सीटें हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी के जितने मेंबर्स हैं इन इलाकों में वो वोटर्स हैं। तो यदि आपको चाइना में वोटर बनना है तो पहले कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बनना होगा। कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी प्लस 6 पार्टीज, 6 पार्टीज और हैं, किंतु उन 6 की 6 पार्टी के संविधान का पहला अनुच्छेद ये कहता है कि हम चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के ही अंग हैं। तो जो अदर पार्टीज हैं वो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को ही आदर्श पार्टी मान के चलती हैं। इतनी डाइवर्सिटी है, इससे ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है। अब क्या होगा? दिल्ली राज्य से 7 सीटें हैं मान लीजिए, तो दिल्ली में 7 इलेक्शन होंगे। उस इलेक्टोरल एरिया में जितने लोग कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं वो वोटर्स हैं, उन्हीं में से कोई व्यक्ति खड़ा होगा संसद में जाने के लिए। उसी पार्टी के मेंबर्स वोट डालेंगे, जिसको वोट डाल के जितवा देंगे वो मेंबर बन गया, जो हार गया वो हार गया। तो उसी पार्टी का व्यक्ति जीतेगा, उसी का हारेगा, ये इलेक्शन होता है। और उनका नियम जो है वो ये कि नीचे के लोग अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, ऊपर भेजेंगे, किंतु जिसको एक बार भेज देंगे उसके बाद उसके आदेश मानने को बाध्य होंगे। तो जिसको चुन लिया है फिर उसके आदेश मानने पड़ेंगे, क्योंकि तानाशाही है वहां, लोकतंत्र वैसा लोकतंत्र नहीं भारत जैसा। फिर अगले स्तर पर जो चुने गए हैं वो अगले स्तर पर चुनेंगे, फिर नेक्स्ट लेवल पर चुनेंगे। और ये मामला महात्मा गांधी भी कुछ ऐसे लोकतंत्र की उम्मीद करते थे, जैसा पहले चाइना में तो पार्टी का है, अगर पार्टी वाला सिस्टम ना हो तो महात्मा गांधी का मॉडल भी कुछ ऐसा ही था। अब आप ये बताइए कि जिस देश में सारे के सारे सिविल सेवक कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब जिस देश में सारे सांसद, सारे विधायक कम्युनिस्ट पार्टी से ही आते हैं, केवल एक ही पार्टी है, वहां की ब्यूरोक्रेसी के लिए नॉन पार्टिजनशिप का वैल्यू सिस्टम काम करेगा या काम नहीं करेगा? नहीं करेगा। वहां की ब्यूरोक्रेसी में होने की शर्त है कि कम्युनिस्ट पार्टी के मूल्यों में निष्ठा हो। जिसको कम्युनिस्ट पार्टी के मूल्यों में निष्ठा नहीं है वो वहां की ब्यूरोक्रेसी में नहीं आ सकता है। तो ठीक है, चाइना का सिस्टम अलग है क्योंकि वो सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी है। अब कोई आपसे पूछे किम जोंग उन कौन सा देश है? नॉर्थ कोरिया है ना उसका। तो नॉर्थ कोरिया की ब्यूरोक्रेसी में आने का नियम क्या होगा? पॉलिटिकल पार्टी में निष्ठा होनी चाहिए या उस फुटबॉल में निष्ठा होनी चाहिए? अगर इस गोलू में निष्ठा है तो भाई वो गोलू जो है ना, बाहुबली फिल्म की शिवगामी देवी है, मेरा वचन ही है शासन, जो मेरे मुंह से निकला वही शासन है, वही संविधान है। संविधान और क्या होता है? तो संविधान राजा के मुंह से निकले हुए शब्द ही तो हैं। राजतंत्र का नियम ये होता है, राजतंत्र में राजा से संविधान तय होता है और संविधानवाद में संविधान से राजा तय होता है। तो 1688 से पहले राजा के मुंह से जो निकलता था इंग्लैंड में वो संविधान होता था। 1688 के बाद संविधान में जो है वो राजा करता है। राजतंत्र पहले भी था, अब भी है, लेकिन तब से क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गई है। संवैधानिक राजतंत्र हो गया इंग्लैंड में, उसके पहले राजतंत्र था, अब संवैधानिक राजतंत्र है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है जहां कॉन्स्टिट्यूशन या रूल ऑफ लॉ काम करेगा, राजा भी होगा तो कानून राजा से बड़ा होगा तो संविधानवाद है, राजा कानून से बड़ा है तो राजतंत्र है, तानाशाही है। अब जो अमेरिका है, अमेरिका में क्या होता है? सिस्टम काम करता है, स्पॉइल सिस्टम कहते हैं, SPOIL, या स्पॉइलेज कह देते हैं, AGE लगा देते हैं, स्पॉइल सिस्टम कहते हैं। स्पॉइल सिस्टम का मतलब ये होता है कि भारत तो बहुत अच्छा है इस मामले में अमेरिका से। भारत में तो भी कुछ दिन पहले मोदी जी एक सिस्टम लेके आए थे, कौन सा? लेटरल एंट्री इनटू ब्यूरोक्रेसी, जो पहले भी था ही। ये लोग ढिंडोरा ज्यादा पीटते हैं, ये सारी चीजें पहले भी हो रही थी। ये कुछ भी करते हैं एकदम ढोल बजा के करते हैं कि हम ला रहे हैं, जबकि पहले ऐसे कई लोग थे जो IAS में नहीं थे, उसके बाद भी स्पेशल सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी बनते ही थे। भारत में जब लेटरल एंट्री का सिस्टम है तो खूब आलोचना हुई, आलोचना कुछ हद तक जस्टिफाइड भी थी। मूल आलोचना ये थी कि ये UPSC को बाईपास करने का मामला बनता है और इसमें जो शासन है उसके विम्स के हिसाब से फैसला होगा, वो जो चाहेंगे उसको उठा के लेंगे। पता लगा बजरंग दल का एक आदमी उसको बना दिया जॉइंट सेक्रेटरी, चलो भाई जॉइंट सेक्रेटरी वैलेंटाइन डे बना दिया उसको, और वैलेंटाइन डे का पूरा प्रबंधन वही देखेगा। तो लोग डरे हुए थे इस तरह से कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन इतने कच्चे लोग थोड़ा है, उन्होंने उसको UPSC से रूट कर दिया। जब UPSC के थ्रू ही होना है
इतना ही है कि जिस व्यक्ति ने अपने 21 से 30 या 32 साल की उम्र में यूपीएससी के एग्जाम को देने के बारे में नहीं सोचा, या मान लो दिया नहीं हुआ, और फिर उसने किसी क्षेत्र में ऐसा कमाल किया कि वो उस क्षेत्र में किसी भी आईएएस से अच्छा जानता समझता है, और यदि उसको उस क्षेत्र में काम करने की शक्ति मिल गई तो रिजल्ट सरकार के लिए किसी भी आईएएस की तुलना में ज्यादा अच्छे आ जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को प्रशासन का हिस्सा बनने से क्यों रोका जाना चाहिए? आइडियली इसमें क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। खतरा एक था कि इसके नाम पर ऐसा ना हो किसी को भी उठा के ले। अब जब उन्होंने उसको यूपीएससी से रूट ही कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम में संशोधन कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम के रूप में ही कर रहे हैं। भारत का सिस्टम तो बहुत अच्छा है। अमेरिका में सिस्टम है कि अमेरिकन राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि कुछ संख्या में, जो संख्या 10 से 50% के बीच में रहती है, अपनी मर्जी से किसी को भी चुनकर ब्यूरोक्रेसी में ला सकता है। इसे बोलते हैं स्पॉइल सिस्टम। और इसलिए अमेरिका के लोग कई बार मजाक में कहते हैं द स्पॉइल सिस्टम हैज स्पॉइल्ड अमेरिका। स्पॉइल सिस्टम ने अमेरिका को बर्बाद कर दिया है। राष्ट्रपति को अधिकार है, कोई पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं, भारत जैसा राष्ट्रपति ने तय कर लिया किसको बनाना है आईएएस नहीं, यूएसएएस कह लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, कुछ ऐसा कह लीजिए, तो वो व्यक्ति बन गया सिविल सर्वेंट। भारत तो बहुत अच्छा देश है इस मामले में। लेकिन अमेरिका में कोई व्यक्ति जब ब्यूरोक्रेसी में आ जाता है तो उसके बाद उससे उम्मीद की जाती है कि पॉलिटिकल नॉन पार्टिजनशिप का मूल्य वो अपनाएगा। वहां भी लोग लेख नहीं लिख सकते किसी नेता के पक्ष में अगर वो ब्यूरोक्रेसी में आ गए हैं तो। उसके पहले ठीक है कि किस राष्ट्रपति ने उनको चुन लिया, वो एक अलग बात है, उसके बाद नहीं कर सकते। इस पर असली झगड़ा हुआ इंग्लैंड में, और इंग्लैंड के झगड़ों को देखते हुए मुझे लगता है कभी आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि भारत की अब नीति क्या होनी चाहिए इस मामले में। देखिए यूके में क्या हुआ कि जब मैक्स वेबर के विचारों का असर था तो उस समय नॉन पार्टिजनशिप कर दिया, तो इंग्लैंड में जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में था उन सबको नॉन पार्टिजनशिप का मूल्य नियम के रूप में बता दिया गया कि ना रैली में भाग लोगे, ना इलेक्शन लड़ोगे, ना सिर्फ वोट डाल सकते हो और कुछ नहीं कर सकते उसके अलावा। बाद में लोगों ने विरोध किया। विरोध ये किया कि भाई इतना कंट्रोल क्यों करते हो, क्या जरूरत है? अच्छा, इंग्लैंड में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी लिस्ट नेगेटिव है, भारत में पॉजिटिव लिस्ट है। पॉजिटिव लिस्ट का मतलब है कि भारत में बता रखा है कि क्या क्या अधिकार हैं। नेगेटिव लिस्ट का मतलब होता है कि बता रखा है कि क्या क्या अधिकार नहीं है, और जो जो उस लिस्ट में नहीं है बाकी सब अधिकार हैं वहां पर। इस तरह से वहां काम चलता है। तो पॉलिटिकल लाइफ का अधिकार आमतौर पर वहां सब मांगते हैं। अब नौकरी करने वालों को नहीं मिलता तो उन्होंने हल्ला मचाया खूब। तो बाद में फिर एक कमेटी बनी, उस कमेटी ने रिकमेंडेशंस को मान लिया गया। रिकमेंडेशंस क्या है? उन्होंने कहा कि जो हमारे वर्कर्स हैं, सरकारी वर्कर्स, दो प्रकार के हैं, एक है इंडस्ट्रियल और एक है नॉन इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल का मतलब हुआ जैसे कोई मजदूर है, फोरमैन है, फैक्ट्री में काम करता है, वो सब लोग हैं। तो फैक्ट्रियों में काम करने वाले या फैक्ट्री जैसे किसी काम में काम करने वाले उनको बोलते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स। दूसरे नॉन इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो व्हाइट कॉलर काम करते हैं ना, जैसे आप लोग आईएएस बनेंगे तो व्हाइट कॉलर काम करेंगे। इंडस्ट्रियल को बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब्स। वो सुबह सफेदी लेके जाते हैं, शाम को नीला हो जाता है, तो इसलिए ब्लू कॉलर बोलते हैं। और जो होता है ना एडिट काम करने वाले, कागज, पेन, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, पॉलिसी बन रही है, उसे बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब्स। जो नॉन इंडस्ट्रियल है उसमें भी 3 लेवल्स हैं। एक है लोअर लेवल, एक है मीडियम लेवल, एक है अपर लेवल या हायर लेवल, उच्च स्तर। हम एक एक पोजीशन का नाम सोच के अनुमान कर सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ। लोअर लेवल का मतलब मान लीजिए जैसे कोई क्लर्क है, किसी विभाग में, मंत्रालय में क्लर्क है, ठीक है। मीडियम लेवल पर मान लीजिए कोई सेक्शन ऑफिसर टाइप का व्यक्ति है, एसओ, सेक्शन ऑफिसर, ठीक। और अपर लेवल का मतलब कोई सिविल सर्वेंट है, जैसे आप मान लीजिए कोई डीएम साहब हैं, एसपी साहब हैं, ये हो गया अपर लेवल। तो डीएम एंड अबव, एसपी एंड अबव, इन सबको आप अपर लेवल मान लीजिए। अब आपको अपने विवेक से बताना है कि इसमें से किस किस के लिए नॉन पार्टिजनशिप अच्छी है देश के लिए, इनके लिए नहीं, देश के लिए। जो इंडस्ट्री में काम करता है, किसी फैक्ट्री में मजदूर है, रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाता है, मान लीजिए सरकारी ऑटो चलाता है, मान लीजिए सरकार से लाइसेंस लिया या किसी सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, सरकार का ड्राइवर है, मान लीजिए ऐसा कुछ है। अगर किसी सरकारी फैक्ट्री में मजदूरी करने वाला व्यक्ति अगर किसी को बताए कि मैं तो मोदी का भक्त हूं, या कहे कि मैं तो राहुल गांधी का भक्त हूं, मान लीजिए उसको ऐसा लगता है, क्या इससे किसी को दिक्कत है? क्या इससे देश का लोकतंत्र खतरे में है? क्या खतरे में है? खेलने दो बच्चों को, क्या दिक्कत है? तो इंडस्ट्रियल के मामले में इंग्लैंड की सरकार ने जो मान लिया वो ये है कि इनको कंप्लीट पॉलिटिकल राइट्स दे दिए गए। ये कुछ भी कर सकते हैं, इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, नौकरी करते करते। नौकरी कर रहे हैं, इलेक्शन है, छुट्टी 2 महीने की इलेक्शन लड़ना है मुझे, जीत जाऊंगा तो नहीं आऊंगा, हार जाऊंगा वापस आ जाऊंगा, कितना बढ़िया है। भारत में सुख नहीं है अगर आप आईएएस या आईपीएस है। और भारत में कई आईएएस आईपीएस, कई छोटी नौकरी वाले भी क्या करते हो, सरकारी ड्राइवर हूं, इलेक्शन लड़ने का बहुत मन है, और ड्राइवरी छूट जाएगी, पता लगा कि इलेक्शन हार गए, यहाँ नौकरी छूट गई। इस चक्कर में भारत में कई अच्छे नेता पैदा नहीं हो पा रहे बेचारे, नौकरी छूट जाएगी, क्या करें। इस मामले में डीयू की नौकरी शानदार है, जेएनयू की नौकरी शानदार है। दिल्ली विश्वविद्यालय की नौकरी सरकारी नौकरी नहीं है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकांश कॉलेजेस कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं जो सरकारी कॉलेज नहीं माने जाते नियम के तहत। इसे आप डीयू में खूब देखेंगे, डीयू का आदमी इलेक्शन के समय छुट्टी लेता है, इलेक्शन लड़ता है, जीतता है, 5 साल काम करता है, फिर वापस डीयू में आ जाता है। जिसके अच्छे एग्जाम्पल है साहिब सिंह वर्मा, अगर आपने नाम सुना हो। साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के सीएम रहे कई साल तक। दिल्ली विश्वविद्यालय में कॉलेज दयाल सिंह कॉलेज, उस कॉलेज के लाइब्रेरियन थे वो। लाइब्रेरियन के पद से बिना इस्तीफा दिए छुट्टी ली, दिल्ली के सीएम बने, 5 साल सीएम रहे, हारे, फिर लाइब्रेरियन बन गए। उसके बाद कितना बढ़िया है। ये छूट भारत में आमतौर पर किसी के पास नहीं है, ये कहीं कहीं छूट मिल पाती है जहां का कॉन्स्टिट्यूशन उस तरह का हो। खैर, फिर इंग्लैंड ने कहा कि जो लोअर लेवल के क्लर्क जैसे लोग हैं
इनको भी पॉलिटिकल राइट्स देने में क्या दिक्कत है? दे देना चाहिए, क्या समस्या है? तो लोअर लेवल पर भी लगभग पूरे पॉलिटिकल राइट्स दे दिए गए, तो दिक्कत भी नहीं है। भाई मैं होम मिनिस्ट्री में क्लर्क हूं तो क्या हो गया है? तो है। तो मैं मोदी जी को वोट नहीं दूंगा तो ना दे, कोई पूछ रहे तरह से, उसकी राय से कितना फर्क पड़ रहा है? खेलने दो बच्चों को, क्यों बच्चों को रोकते हो? लेकिन जो मिडिल लेवल पर है उसके बारे में एक नियम बनाया इंग्लैंड ने कि बाकी सब मिलेगा, नो इलेक्शन, इलेक्शन नहीं लड़ सकते, बाकी तुम पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय कर सकते हो, रैली में जाओ, नारे लगाओ, चिल्लाओ विल्लाओ, जो करने करो, इलेक्शन लड़ नहीं सकते नौकरी में रहते हुए, या इस्तीफा दे दो, नौकरी में रह के नहीं। और जो हायर लेवल है उसके बारे में कहा गया कि इनको फुल नॉन पार्टिजनशिप के मूल्यों को मानना होगा। इलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, ना प्रचार करना है, ना कोई लेख लिखना है, ना राजनीतिक पक्षधरता की कोई भी राय प्रस्तुत करनी है, तो ये मूल्य। अब इंग्लैंड की स्थिति है कि केवल हायर सिविल सर्विसेज के लिए इस मूल्य को रखा गया है, लोअर जॉब्स में, इंडस्ट्रियल जॉब्स में इस मूल्य को हटा दिया गया है। हाँ, एक लेवल के बाद जैसे उस लेवल पर कोई व्यक्ति आएगा उसके बाद उस पर वो नियम लागू हो जाएगा, उसके पहले दिक्कत नहीं। मतलब उनका मानने के इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी हो तो आदत पड़ जाती है सब लोगों को, उससे बहुत अंतर उसके बाद नहीं पड़ता है। अब आप ये बताएं कि ये जो कोई आपसे पूछे कि भारत के मामले में आपकी राय क्या है, ये नियम जैसा चल रहा है वैसा ठीक है या इसमें कुछ छूट होनी चाहिए, तो आप कह सकते हैं दो सुझाव देना। एक तो सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स में सोशल मीडिया से संबंधित नियम बनाए जाने चाहिए। तो ये वाला वर्ग 4 मूल्यों का पूरा हो गया। यदि कोई आपसे पूछे भारत में इसमें क्या सुझाव है, 2 सुझाव। पहला, सोशल मीडिया के संबंध में नियमावली स्पष्ट होनी चाहिए, और ये कॉमन सेंस की बात है कि सोशल मीडिया पर पॉलिटिकल राय जाहिर करने से बचना चाहिए। दूसरी बात, एनोनिमिटी भी सिविल सेवाओं का एक मूल्य है। तो सोशल मीडिया पर अपनी ख्याति से संबंधित जो पोस्ट होती है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, वो सब उचित है या अनुचित है? अनुचित है। अब कल को सुप्रीम कोर्ट के जजेस ऐसा करने लग जाए, रोज सुबह लिखे, जानते हो कल मैंने 4 फैसले सुनाए, हाय जनता, हेलो हाउ आर यू, कल मैंने 4 फैसले सुनाए, इसमें तो मैंने ऐसा कर दिया, आपको पता है मैं क्या चीज मजाक समझते, मैंने ऐसा कर दिया इसमें, और लोग लाइक पे लाइक मार रहे हैं जबरदस्त। ऐसा एक जज हुआ था जिसने बड़ा तमाशा करवाया अपना रिटायरमेंट के बाद, एक ब्लॉग लिखना शुरू किया। हाँ, उनका नाम था मार्कंडेय काटजू, और वो अपना मतलब कुछ भी लिखने के लिए अभ्यस्त हो गए थे। एक पोस्ट में लिखा, भारत के 90% लोग मूर्ख हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का जज लिख रहा है ऐसा, और नीचे जनता कमेंट कर रही है कि आप उनमें 90% में है कि नहीं है। कैसा लगता है सोच के देखिए। तो वो सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा के लिए भी ठीक नहीं है, जज की प्रतिष्ठा के लिए भी और सिस्टम के लिए भी। तो 2 बातें लिख ली आपने, एनोनिमिटी का मूल्य, नॉन पार्टिजनशिप, सोशल मीडिया पे कंट्रोल, और तीसरी बात केवल ये कि हर सरकारी नौकर को पार्टिजनशिप से दूर रखना ठीक नहीं है। तो निम्न स्तर की, मध्यवर्ती स्तर की नौकरियों में कुछ मात्रा में राजनीतिक छूट दी जानी चाहिए। अब इन 4 बहनों के बाद, अच्छा अगर कोई पूछे कि न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी में क्या संबंध है, तो एक ही बात है, सामान्य है तो न्यूट्रलिटी है, विशेष मुद्दे पे है तो इम्पार्शियलिटी है, उसमें कोई खास अंतर नहीं है। तो बाकी सारे नियम, बाकी सारी चीजें वहां से आप एक साथ सीख सकते हैं। ऑब्जेक्टिविटी सीखने के जितने तरीके थे ना, वही तरीके बाकी सब चीजें सीखने के लिए हैं। संकेत लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिविटी सीखने के तरीके जो लिखवाए थे, बताए थे, उन्हीं तरीकों के इस्तेमाल से इम्पार्शियलिटी, न्यूट्रलिटी सीख सकते हैं। कुछ अलग से सीखने की जरूरत नहीं है उसके लिए, उसी से काम चलाएंगे। यहां तक ठीक है? बढ़िया, आगे जोर से उठ के बोलो, बुलंद आवाज में बोलो। अगर पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी नहीं है तो सिविल सेवकों पर ठप्पा लग जाता है कौन सी पार्टी के हैं, और फिर उससे इंक्लूसिव ग्रोथ का खतरा बनता है कि वो होगी या नहीं होगी। मान लो बीजेपी का ठप्पा है, तो उसके बाद ये खतरा हमेशा रहेगा कि अगर कोई पार्टी किसी वर्ग विशेष को पसंद नहीं